स्टिमुलस की स्टेट पहुंच जाते हैं, मतलब कोई चिंटी भी काट रहा तो पता नहीं चलता। इतने इतने मुनि लोग खड़े हो गए 6-6 महीना, उनके बेलें चढ़ गई, इधर से छिपकली चढ़ रही, इधर सियालनी उनके पैर खा रही, और वो खड़े हैं 6 महीना। बाहुबली भगवान खड़े हो गए थे, साल भर चिड़ियों ने घोंसला बना लिया था, तो क्या था वो, उनको स्टिमुलस ही नहीं हो रहा, बाहर का जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उनको रजिस्टर ही नहीं हो रहा। उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई है आत्मा की कि वो शरीर के ऊपर उनका फोकस ही नहीं है, तो वो नो स्टिमुलाई पोजिशन पे पहुंच जाता और वो पूरे इमोशंस को प्योरीफाई कर देता, प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक इफेक्ट। तो ये जो देख रहे हैं डायग्राम, ये आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो नॉलेज का होता है, और वो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो दिमाग के अंदर है, जो मैं कह रही हूँ कि जहाँ हिप्पोकैम्पस अंदर है, जो रिलीज करता है वो हार्मोन्स, जिसमें आप ट्रैंक्विलिटी स्टेट में जाते। जैसे जैसे आप मंत्र पढ़े तो आप एकदम शांत, पीस, आपको अपने आप शांति आ जाएगी, तो आपका पेन भी भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। फिर एनलाइटमेंट, जो आपका पाइनियल ग्लैंड है। पाइनियल ग्लैंड मैं बताती हूँ ना कि वो इंडोक्राइन ग्लैंड है, वो सिक्रीट करता है क्या, मेलाटोनिन, जो शरीर को इम्यूनिटी देती है। इम्यूनिटी से शरीर स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर अब कोई डिजीज नहीं आएगी, वो आपके मेंटल फिजिकल सब बॉडी को पूरे हार्मोन्स ऐसे देगा जो आपके पीस रहेगा, जो हैप्पीनेस रिलीज होगी, साउंड स्लीप आएगी। फिर इधर जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड हेड होता है, सेनापति होता है, वो पूरे बॉडी को गवर्न करता है। ये जितने भी थायराइड हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो गले का विशुद्धि चक्र को, तो ये जब पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा तो इंट्यूशन, आपके इंट्यूटिव पावर्स, मन पर्याय ज्ञान, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये होने वाला है, या जो सोचोगे वो होने लगेगा। और फिर विशुद्धि चक्र, वाक शुद्धि, जो कुछ बोल दिया वो होने लगा। फिर थाइमस से ब्लिस आ गई, ब्लिस आ गई मतलब एकदम आपको आशीर्वाद मिल गया, आपके गुरुओं का, शांति, पूरी ब्लिस आ गई आपके ऊपर, पूरा आशीष आ गया। फिर बायो इलेक्ट्रिसिटी, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, एड्रिनल ग्लैंड आपके पूरे एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स, और जितने भी आपके गोनाड्स हैं, गोनाडो सिक्रीटिंग हार्मोन्स, एनर्जी, जो आपके सेक्स हार्मोन्स हैं, जो यंगस्टर्स के 13 साल से 17 साल के लड़के, वो लोग रात में 2 बजे तक भी पार्टी करेंगे, फिर सुबह 5 बजे उठ के जिम चले जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि उनके जो गोनाडो सिक्रीटिंग हार्मोन है उनमें इतनी ताकत होती है कि वो थकते ही नहीं है। जैसे कोई ड्रग लेता है या ये लेते हैं स्ट्रेस के हार्मोन, स्टेरॉइड्स जो ले लेते हैं, कितने एथलेटिक्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो थकेंगे नहीं, दौड़ते जा रहे। तो वो बॉडी में नेचुरल क्षमता है, जो हम श्लोक पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, तो वो स्टिमुलेट करेंगे आपके। और फिर ये साइजिक सेंटर, साइजिक कलर। अब गौरव आप बताइए। बताइए। अलग अलग कलर्स का अलग अलग महत्व है। अपने 7 चक्रों पे सातों कलर का इफेक्ट होता है। रेनबो में भी 7 कलर होते हैं। तो जैसे हम लोग उदाहरण के लिए देखें, अगर वकीलों का कलर देखें, काला कलर का कोट पहनते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि काले कलर को सत्य के रूप में जाना जाता है, जो शनि भगवान का कलर भी है। तो वो मानते हैं कि जो जजमेंट होगा, जो भी बात होगी, वो सत्य के आधार पे की जाएगी। वहाँ पे जजमेंट जो आएगा वो कोई भी रूप से इफेक्टेड नहीं रहेगा। हालांकि सिर्फ कलर्स इफेक्ट नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो इफेक्ट करती हैं, लेकिन कलर का अपना अपना महत्व है। और ये कलर, जैसे हम लोग अगर उगते हुए सूरज का कलर लें, अरुण कलर जो ऑरेंज टाइप में होता है, तो वो उसको हम कह सकते हैं विल पावर बढ़ाने वाला कलर होता है वो। अगर हम लोग अपने तिरंगे झंडे में भी देखें तो 3 कलर हैं। कलर का बहुत जगह महत्व आपको दिखाई देगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें अपने आसपास। उसी तरह हमारी बॉडी में भी
कलर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारा कोई भी कलर इम्बैलेंस होता है, अगर हमारे ऑरा में कहीं भी कलर्स इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसके कारण फिज़िकल इमोशनल या स्पिरिचुअल इम्बैलेंस हो सकता है। तो कलर को भी मैनेज करके चलना बहुत ज़रूरी है। और ये कलर्स सिर्फ कलर्स नहीं है, इनको कलर के साथ में मंत्र, मेडिटेशन को अगर जोड़ देते हैं, कौन सा कलर कहाँ पे देखना है, कहाँ पे विजुलाइज करना है, कैसे उसको यूज़ करना है। जैसे हम लोग अगर जाप करते हैं तो जाप में आसन कौन से कलर का होगा, जाप कौन से कलर की होगी, या हमको कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, उनका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो अगर आप लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर्स का यूज़ करना समझते हैं, जानते हैं, तो आप इनसे भी एक एनर्जी अपने अंदर फील कर पाएंगे, और ये आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए हेल्पफुल टूल होगा। दीदी, अल्फा लेवल आप समझाएंगे? कॉन्शियस माइंड एक्चुअली लॉजिकल और रीज़न और एनालिसिस के लिए काम करता है। जब हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की, तो कॉन्शियस माइंड से हम लोग जैसे पहले बात कर चुके हैं कि हम लोग जो सोचते हैं, जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, वो हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। लेकिन जब सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं नॉर्मल लाइफ में, जबकि सबकॉन्शियस माइंड हमको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इसमें अगर हम लोग विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, इंट्यूशंस, इन सब चीज़ों का अगर हम लोग यूज़ करें तो हमारी लाइफ और चेंज हो सकती है और बढ़िया हो सकती है। तो ये जो अल्फ़ा लेवल जो है, वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को एक लेवल पे लाके जोड़ देती है। हम लोग जो कॉन्शियस माइंड में सोचते हैं, जो हम लोग रीजंस लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ना, मतलब आप सोच रहे हैं वही आप अगर विजुलाइज कर रहे हैं, या जो विजुलाइज कर रहे हैं वही आप अगर सोच रहे हैं, तो आपका काम इजी हो सकता है। कहीं भी मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं रहेगा, फिर ये बात कह सकते हैं हम। तो इन सब चीज़ों को साथ में तालमेल बैठा के चलना अल्फा लेवल पर पहुंचने का एक माध्यम बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के जो लेवल होते हैं, उसको अगर हम फुल मतलब एक तरह से ध्यान दे के अगर सबकॉन्शियस माइंड को हम ऑपरेट करना सीख जाए, जो हम लोग नहीं करते हैं, तो उससे हम लोगों का जो ध्यान का लेवल होगा वो नेक्स्ट लेवल का ध्यान होगा। और जो हमारी स्पिरिचुअल लेवल को और एक्सपेंड कर देगा, जिससे हमारा ऑरा, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, या आप कह सकते हैं कि सभी चीज़ों को इफेक्टेड करते हुए उसको पॉजिटिव वे में उसको स्ट्रेंथ देगा, जिससे हमारे जितने भी काम रुके हुए हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, उनमें हमको बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं, वो हम लोग बेनिफिट्स ले पाएंगे, जिसमें ऑटो सजेशन भी है, विजुअलाइजेशन भी है, और परीक्षा मेडिटेशन जो होता है, उसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मेडिटेशन के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे लेशिया मेडिटेशन मैंने बताया था। साइंटिफिक मेडिटेशन में हर तरह के मेडिटेशन को
यूज़ किया जा सकता है। और जब आप ये मेडिटेशन अपनी किसी भी डिजीज़ को दूर करने के लिए करते हैं, या कोई भी चीज़ जो आपकी डर है, हैबिट्स हैं, आपकी आदतें हैं, या कोई तरह का आपको संकोच है किसी चीज़ में, उसको दूर करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर, जैसे आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, या आपको अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं है, या कुछ लोग होते हैं जिनको भूख पे कंट्रोल तो है लेकिन उनको कुछ चटपटा खाना है या कुछ ऐसी चीज़ें खानी है जो उनके लिए अच्छी नहीं है। हैबिट्स में ही काउंट होती है, लेकिन उसको अलग से काउंट भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ को भी ठीक करने के लिए प्रेक्षा मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। अगर हम लोग इमोशंस की बात करें तो इमोशंस भी दो तरीके से कह सकते हैं कि एक तो हम नेगेटिव इमोशंस के साथ में जीते हैं, एक पॉजिटिव के साथ में जीते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान आपको बताता है, आपको ये हेल्प करता है कि आप कौन से इमोशंस को प्रेफरेंस दे रहे हैं। आपके अंदर दोनों इमोशंस हैं, लेकिन आप जो इमोशंस को प्रेफरेंस दे रहे हैं या जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं, वो कौन सा इमोशन है और वो आपके लिए कैसे और कितना काम कर रहा है। पॉजिटिव इमोशंस है तो वो आपको आगे बढ़ाएगा, नेगेटिव इमोशन है तो आपको वो या तो वहीं रोक देगा या आपको और थोड़ा पीछे ले जाएगा। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको प्रेक्षा मेडिटेशन का हेल्प लेना ज़रूरी है। स्ट्रेस और टेंशन को दूर करने के लिए भी प्रेक्षा मेडिटेशन काम करता है। जब आप ये समझने लगेंगे कि आपके इमोशंस कैसे काम कर रहे हैं, आपकी हैबिट्स कैसे चेंज हो सकती है, या आप की फिजिकल प्रॉब्लम जो है वो कैसे दूर हो सकती है, तो आपकी जो जितनी भी टेंशन्स या स्ट्रेस है वो इससे दूर हो सकती है। जब आप टेंशन और स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं तो आपके डिप्रेशन भी चला जाता है। ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स में, बिजनेस प्रोफेशनल हो या जॉब प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट्स हो, उनके लिए प्रेक्षा मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है। आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए आपको मेडिटेशन ज़रूरी है। मेडिटेशन में भी प्रेक्षा मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है कि आप जब ये देखेंगे कि आप क्या-क्या स्टोर कर रखे हैं अपने माइंड में और उसकी कहाँ ज़रूरत है, जो चीज़ नहीं ज़रूरत है अगर उसको आप डिलीट कर देते हैं तो आपके पास एक स्पेस बन जाता है, यहाँ पे आपकी मेमोरी बढ़ती है। जब आप कंसंट्रेशन की बात करते हैं, आपके पास बहुत सारा डाटा है अपने माइंड में, आपके ब्रेन में। अगर वो आपकी ज़रूरत का नहीं है, अगर उसको निकाल देते हैं, तो आपको बहुत सारे वो अननेसेसरी डाटा को प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, जो आप पहले कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है। सेम प्रोसेस है कंप्यूटर में, सेम प्रोसेस है माइंड में। माइंड और कंप्यूटर में फ़र्क क्या है? माइंड आपका एनी टाइम एक्टिवेटेड है। कंप्यूटर को आप जब चलाते हैं तभी एक्टिवेटेड रहता है। माइंड और कंप्यूटर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम वही काम है, वही सॉफ्टवेयर है, वही एडिशन डिलीशन है, वही डाटा है, वही प्रोसेसिंग है। मेमोरी आपके पास लिमिटेड नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हमारी मेमोरी इतनी ही है, हम लोग इतना ही सोच सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, जबकि आपको अगर फैक्ट्स एंड फाइल्स की बात करूं तो हम लोग 1% से 5% के बीच में अपने माइंड का यूज़ करते हैं, ब्रेन का यूज़ करते हैं। जबकि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड इतनी पावरफुल है कि अगर 1% यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल आदमी, और कोई स्पेशल है वो 5% ही यूज़ कर रहा है, तो आप सोचिए 100% क्या हो सकता है। तो यहाँ पे
मेमोरी और कंसंट्रेशन की बात हो गई, फिर स्ट्रेस की बात है। तो स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप प्रेक्षा ध्यान करते हैं तो स्ट्रेस से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। जब ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो आपके जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जो आपका करने की क्षमता है, वो आपकी बढ़ जाती है। आप उसको और बढ़ा सकते हैं ध्यान देके कि भाई जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसके साथ में मैं कौन-कौन से काम कर सकता हूँ, या ये काम मैं कम टाइम में अच्छे से बिना कोई गलती के कैसे कर सकता हूँ। टाइपिंग स्पीड अगर बात करें कंप्यूटर पे तो आपकी एक दिन में नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करें, 8 उँगलियों का यूज़ करें एक उँगली की जगह, तो आपकी स्पीड कितनी बढ़ सकती है वो आप देख सकते हैं। नॉर्मली जो टाइपिंग नहीं जानता है उसकी टाइपिंग स्पीड पर मिनट 15 अक्षर तक होती है, जबकि यही अगर आप प्रोफेशनल के पास जाएं तो 80 से क्रॉस हो जाती है। तो ये डिफरेंस होता है, कहाँ 15 और कहाँ 80। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें, जब आपके माइंड में मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, फिर आपके पास स्ट्रेस भी नहीं है, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो वैसे ही बूस्ट हो गया। और जब आप अपनी लिमिट्स को जानते हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ को जानते हैं, आप जब अपने आप को जानते हैं, आपका अपने खुद से परिचय हो गया है, तो आप में जो कॉन्फिडेंस होगा वो एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। और जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है तो आप विल पावर को भी जनरेट कर सकते हैं। आप अपने विल पावर को और बढ़ा सकते हैं कि नहीं, मैं ये करता था तो ये भी कर सकता हूँ और ये इससे बेटर कर सकता हूँ। ये एटीट्यूड तभी आ सकता है जब आप खुद को जानते हैं, और ये सारी चीजें होने के बाद में आपको कोई भी अपने गोल्स अचीव करने से नहीं रोक सकता है। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग अगर स्टेप्स देखें तो मोटिवेशन, कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन सेशन और विजुअलाइजेशन, ये सब चीजें होने के बाद ही आप अपनी गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने इसमें मेडिटेशन में मतलब इनको इंक्लूड कर सकते हैं। क्रिएटिव स्किल्स भी तभी बढ़ती हैं जब हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान देते हैं। क्लास में ध्यान देना और क्लास से बाहर भी ध्यान रखना, दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर वो चीज़ हम लोग समझ जाएं तो जैसे अभी 11 से 2 बजे तक का हमारा जो ये शेड्यूल है, इसमें आप लोग ध्यान देते हैं कि क्या सीख सकते हैं। अगर इसके बाहर भी अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि इससे रिलेटेड आपके जीवन में क्या है, तो आप अपनी स्किल्स को और बढ़ा सकते हैं। भक्तांबर जी को कहाँ कहाँ जोड़ा जा सकता है ये आप खोज सकते हैं, क्योंकि आप सब अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं, अलग अलग आपकी हॉबीज़ है, अलग अलग आपके एरिया हैं। हम लोग सिर्फ एक टूल दे सकते हैं कि भक्तांबर जी हैं, ये ऐसे काम करते हैं, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कब होंगी, जब आप उनको विजुलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे, उनको समझेंगे कि भाई ये कैसे काम ली जा सकती हैं। और कोई भी आर्ट, कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए आपको उस पर कंसंट्रेशन, उसको सोचना, उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को सामान्य शब्दों में कहूँ तो अगर उस चीज़ को आप जीते नहीं हैं, खुद उसको जीवन का एक अंग नहीं बना लेते हैं, तो वो स्किल उतनी डेवलप नहीं हो सकती जो आपके लिए कही जा सके कि ये स्किल उसमें है। चाहे वो गाने की हो, उसमें भी टाइम देना होता है, रियाज करना होता है, चाहे वो कोई फाइन आर्ट्स हो, कुछ भी हो। मंजू दीदी, डॉक्टर महेंद्र जी जयपुर हाँ से जी। जुड़ गए हैं, अच्छा जी।
तो ये पीपीटी पावर प्रेजेंटेशन फिर कभी ले लें? नहीं, आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद महेंद्र जी बोल लेंगे। आप ठीक है। जल्दी कर दीजिए कंप्लीट। तो जो हमारा आज का प्रेजेंटेशन था वो इसी बेस पे था कि हम लोग जो ध्यान करते हैं, एफर्मेशंस लेते हैं या जो भी चीज़ हम करते हैं उनमें हमारी बॉडी कैसे काम करती है। तो जो मैंने बताया था कि हमारा बॉडी 70% पानी से बना हुआ है। हम लोग जो सांस लेते हैं उसका जो एक प्रोसेस होता है उसमें भी एक रिदम होता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये भी समझना है कि जो डीएनए से लेके बॉडी तक का हमने जो एक स्ट्रक्चर देखा था उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्रीक्वेंसी थी उन सब चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? हम लोग अपने आप को जब सजेशन देते हैं तो हमारी बॉडी उस सजेशन को सुनती है और न सिर्फ सुनती है, उस चीज़ को मानती है। इसी के आधार पे मंत्र काम करते हैं, इसी के आधार पे फ्रीक्वेंसीज काम करती है। उस चीज़ को समझना और उस चीज़ को यूज़ करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इस चीज़ को अगर यूज़ करके हम लोग अपने जीवन में उतार लें तो मंजू दीदी जो सपना देखते हैं वो शायद हम सब लोग देखना स्टार्ट कर देंगे और उस चीज़ में हम लोग भी एक सहयोग दे पाएंगे। थैंक यू। Jai Janindra, welcome Dr. Mahendra ji. We are grateful that you are here with us, and we will not take much of your time. We would like you to come up with your presentation and give your knowledge to all over here. Thank you Before so that, much, ma'am. I would like to present one letter. आचार्य महाश्रमण जी यहाँ पे 14 मार्च को साकोली आने वाले हैं। उनकी यात्रा रायपुर से भीलवाड़ा है, तो उनके लिए एक लेटर ड्राफ्ट किया है जो गौरव आप उन तक पहुंचा सकते हैं लंदन तेरा पंथ से। और लंदन तेरा पंथ वालों को भी इनवाइट करते हैं हम 14 मार्च को, जहाँ पे ये भक्तांबर डिवाइन श्राइन आएगा। वहां पे आचार्य महाश्रमण जी को मंगल पाठ सुनाने का निवेदन किया है। कनक प्रभा माता जी ने उसको अप्रूवल दिया है। उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल अरविंदो का, फ्रेंच मदर का ऑरोविल है, और उन्होंने कहा हम खुद आचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य तुलसी के साथ गए हैं, हम फ्रेंच मदर से मिले भी थे, भाषा का जरूर था, पर हमने पूरा ऑरोविल देखा है। और उन्होंने कहा जो आपका ये भक्तांबर डिवाइन श्राइन है ये बिल्कुल पांडिचेरी की तरह ही बनेगा। देखिए मैंने लेटर लिखा है आचार्य महाश्रमण जी के लिए। Respected Acharya Mahashraman ji, head of Tera Panth Sangh all over world. Subject Mangal Path of Bhakta at Bhaktambar Divine Shrine on 15th March early morning. Respected Swami ji, Acharya ji, Namostu. By blessings of 105 Gurumati Mata ji and Honorable Kanak Prabha Mataji Maharaj Sahib ji, we are coming up with Bhaktambar Divine Shrine and Sant Nivas for stay and ahar and of all Jain saints across India and abroad on way to Muktagiri at Fetri on Millennium Residency, Patni Housing. We request you to be there on 15th March for blessing of this Bhaktambar Divine Shrine, Guru Ayatan and Bhaktayatan, where all saints will bless all devotees with mantra and meditation. Under my global headship for PhD on all Bhaktambar, already 26 PhDs are done on various shlokas of health, wealth and education. From Tera Panth Samaj, IVS Center are opened all across India and abroad. Advocate Jaya Rakheja ji from Supreme Court and Suraj Bardia ji, President of All India Mahila Wing, Tera Panth, and Neeraj Surana ji from Hyderabad IVS Center have done tremendous work on promoting procedures of Bhaktambar, 48 shloka, all over world in Indonesia, etc. I have conducted Bhaktambar workshop at JBV Houston, Orlando,
San Francisco, Dubai, London, Washington, virtually as well as present over there for 3 days, and Ladnu, and had an opportunity to present to all saints of Achar Mahashraman Women Wing in Bangalore. My seminar at Mehroli at All India Jain Doctors Federation with blessings of Achar Mahapragyaji, who is my spiritual guide. Achar Mahapragyaji was there, and when his samadhi took place, I gave Shraddhanjali at International School for Jain Studies 10th seminar, where I was inducted Director International School of Jain Studies at Heritage Delhi, where Mrs. Indu Jain was chief guest. And Professor Chris Chappell from Loyola Marymount University was there. And from Ladnu, many teachers were there. My role model, ex-President of India, Sir APJ Abdul Kalam ji, was staunch devotee of Acharya Mahapragyaji, and I am his follower, and spoke on 10th seminar of International School for Jain Studies at Delhi Heritage on Samadhi of Acharya Mahapragyaji. We request you to be here on 15th March 2021 at Fatri Millennium Residence. तो आचार्य महाप्रज्ञ जी आ रहे हैं 14 तारीख को नागपुर में। तो हमारा निवेदन है कि 15 को वो स्थान पे जहाँ पे बसंत पंचमी 15 फरवरी को हम एक भक्तांबर का विधान करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है आप सभी से कि ये हमारा संदेश 13 पंथ में सब जगह आप पहुंचा दें, चाहे वो लंदन हो, चाहे ह्यूस्टन हो, चाहे ऑरलैंडो हो, चाहे लाडनू हो, चाहे हैदराबाद, और आचार्य महाश्रमण जी से निवेदन कर दें। गौरव जी, आप मेरा लेटर पढ़ लिया, फॉर्मल लेटर चला जाएगा उनके पास। यहाँ पवन जी हैं, अर्चना जी हैं, अमित जी हैं, जो पूरा उनका लाइब्रेरी मैनेज करते हैं, जो पहले फिनलैंड में थे, और जो करुणा जी और वो जर्मनी से जो मैनेज करते थे आचार्य महाप्रज्ञ जी का जो लाइब्रेरी है, वो अभी मैनेज करते हैं अमित जी, उनको ये लेटर चला जाएगा। इसके साथ अब आप डॉक्टर महेंद्र जी को इनवाइट कर लें। दीदी, जैन सभा महासभा जो है कलकत्ता में, उनको अगर ये लेटर दे दिया जाए तो वो उनकी ड्यूटी है कि वो सब जगह इसको फॉरवर्ड कर दें। ओके, आप उनका मुझे ईमेल और वो मैं सूरज बर्डिया मैं भेज दूंगा दीदी। हाँ जी, ठीक है। यस, डॉक्टर महेंद्र सिंह सुरेला जो आपको म्यूजियम और इसकी जानकारी देंगे। हाँ जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं मंजू मैम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक वेबिनार, एक जूम मीटिंग रखी म्यूजियम पे। तो थैंक्स टू मैम, गौरव जी, और जो भी स्कॉलर इस जूम मीटिंग से जुड़े हैं उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस मंच पे म्यूजियम के बारे में कुछ डिस्कशन करने के लिए या अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। जैसा कि आप सबको पता है कि म्यूजियम जब वर्ड आता है अपने जहन में, तो ऐसा लगता है कि म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक पूरा वस्तुओं का कलेक्शन किया जाता है, हमारी धरोहर को संजोया जाता है, हमारी सामाजिक जो सभ्यता प्राचीन काल से चली आ रही है उन सबको एक ऐसा स्थान दिया जाता है जहाँ पर हम देख सकें। तो मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, बिल्कुल आप सब सही सोचते हैं म्यूजियम के बारे में कि म्यूजियम क्या है, क्या उसके फंक्शनिंग है और म्यूजियम किस तरीके से वर्क करता है। तो आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मैं म्यूजियम फील्ड में ही रिसर्च स्कॉलर भी रहा हूँ, जैसे पीएचडी वाले कई स्टूडेंट्स यहाँ से जुड़े होंगे। तो मैं अपने बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूँगा अपने शुरू में। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और म्यूजियोलॉजी में ही मैंने एमए, नेट, जेआरएफ और पीएचडी कंप्लीट करी है। और आज ये सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन करने के बाद मैं अब म्यूजियम प्रोफेशनल एज ए म्यूजियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ।
और रिसेंटली मैं अभी एक आपने सभी ने सुना होगा डागर आर्काइव्स, डागर एक ध्रुपद गायकी है। ये गायन शैली है जिसमें संस्कृत के श्लोक होते हैं और भगवान की स्तुति की जाती है, और ये अकबर काल से चली आ रही है, और अभी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन का काम स्टार्ट किया है। तो वहाँ अभी मैं रिसेंटली वर्क कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूज़ियम अपना जो वर्क करता है वो 2 प्रोसेस में करता है। पहला प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो हमारी कलेक्शन है म्यूज़ियम का, सांस्कृतिक धरोहर का जो कलेक्शन है, उनको इकट्ठा करना, उनको डॉक्यूमेंट करना, ये उसकी प्राइमरी फंक्शन का पहला टॉपिक आता है। दूसरा आता है रिसर्च एंड स्टडी। कोई म्यूज़ियम कोई भी कलेक्शन को अगर डिस्प्ले में ला रहा है या अपने यहाँ सजो के रख रखा है, तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि वो स्टडी पर्पज से हो। कोई भी उसकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर हो या स्कूल स्टूडेंट हो, उसके क्राइटेरिया में सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा आता है म्यूज़ियम का मनोरंजन के क्षेत्र के अंदर, जैसे एंटरटेनमेंट भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति जब म्यूज़ियम विजिट करता है, तो अपने मनोरंजन के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही म्यूज़ियम विजिट करता है। और म्यूज़ियम एक रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारी संस्कृति को, हमारी ऐतिहासिक वैल्यूज़ को अपने डिस्प्ले के माध्यम से प्रदर्शित करता है। फिर इसके बाद बात आती है म्यूज़ियम के सेकेंडरी फंक्शन। जब आप म्यूज़ियम जाते हैं, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, कलेक्शन मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, डिस्प्ले मिलता है, एजुकेशन भी मिलता है, स्टोरेज भी मिलता है और रिसर्च भी होती है। लेकिन बदले में क्या होते हैं, म्यूज़ियम जब हम विजिट करते हैं तो म्यूज़ियम हमें बदले में क्या देता है, तो उसके जो सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं ये चीज़ें हैं। सेकेंडरी फंक्शन में हमारे हैं, विजिटर के लिए फैसिलिटी देता है म्यूज़ियम, पब्लिकेशन देता है कि आप सपोज किसी म्यूज़ियम को विजिट करते हैं, तो एक यादगार स्वरूप मेमोरी के लिए आप वहाँ के ब्रीफलेट्स वगैरह होते हैं, पब्लिकेशंस वगैरह होते हैं, म्यूज़ियम शॉप्स वगैरह होती हैं, तो उसको विजिट करते हैं कि हाँ, मैंने वो म्यूज़ियम विजिट किया था। इसके अलावा म्यूज़ियम अपने सेकेंडरी फंक्शन में जो स्पेस है या बिल्डिंग है, म्यूज़ियम बिल्डिंग, वो देता है, प्रोवाइड कराता है, ताकि हम सामान्य तरीके से वहाँ जाके जो भी टिकट्स वगैरह लेके अपना एक विजिट कर सकें। इसके बाद आता है सिक्योरिटी। जो भी विजिटर, मुझे नहीं पता कि कितने जनों को पता है यहाँ पर कि हम किसी भी गवर्नमेंट संस्था में अगर प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने से ही अपना एक सिक्योरिटी वहाँ हो जाती है। जैसे सिक्योरिटी इस पर्पस में बोलूँगा, जैसे अपन ने कोई म्यूज़ियम विजिट किया और म्यूज़ियम विजिट करने के बाद कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है, सपोज़ कुछ भी हो, डिज़ास्टर, कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब चोट लग जाए या कुछ लग जाए, तो म्यूज़ियम उन चीज़ का भी खास तौर पे ध्यान रखता है, और उनका एक इंश्योरेंस जो एक फैसिलिटी है, वो विजिटर को प्रोवाइड की जाती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो म्यूज़ियम अपने आप में प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद बात आती है कि म्यूज़ियम कितने प्रकार के होते हैं। म्यूज़ियम फैसिलिटी दे चुका है, म्यूज़ियम के प्राइमरी फंक्शन पता चल चुके हैं, फिर म्यूज़ियम कितने प्रकार के होते हैं। सबके मन में जिज्ञासा होती है कि भाई हमने म्यूज़ियम विजिट किया, हाँ म्यूज़ियम एक होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ इस जूम मीटिंग के माध्यम से बताना चाहूँगा कि म्यूज़ियम के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक जनरल म्यूज़ियम होता है, जब हम किसी म्यूज़ियम को विजिट करते हैं, ये गवर्नमेंट का है। एक जनरल म्यूज़ियम होता है, वहाँ हर लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं और म्यूज़ियम विजिट कर सकते हैं। मतलब एक मेरे ख्याल से गौरव जी ने कल डिस्कशन किया था, कई आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं जो इस जूम मीटिंग के दौरान जुड़े हैं शायद, और वो आर्कियोलॉजी में अपनी एक पहचान रखते हैं, तो मैं उनका भी ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। जैसे कई एक्सिबिशन हुआ कहीं साइट पे, और कई ऑब्जेक्ट ऐसे हुए जिनको हम एक म्यूज़ियम में जगह दे नहीं सकते या उन्हें ले जा नहीं सकते, या एनवायरनमेंट चेंज होने के बाद उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हुई है कि उनको वहीं डिस्प्ले करना पड़ता है। तो उस तरह के भी कई म्यूज़ियम होते हैं जिन्हें आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी कहते हैं, साइट म्यूज़ियम भी कहा जाता है, जैसे कि वहीं निकले एक्सिबिशन के दौरान। जैसे मैं चंद्रावती का एक ज़िक्र करना चाहूँगा। राजस्थान सिरोही में चंद्रावती एक जगह है जो 9th-10th सेंचुरी की एक प्लेस है, जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल
एक्सिबिशन किया गया है और वहाँ पर कई मातृभांड भी निकले हैं, जैसे मटके निकले हैं, कई ऑब्जेक्ट्स निकले हैं, कई ईंटें वगैरह भी निकली हैं, जो उस काल से संबंधित हमारे को सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताती है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उनको हम आगे म्यूज़ियम में शिफ्ट नहीं कर सकते, तो उन म्यूज़ियमों को वहीं ऑन द स्पॉट एक कंजर्वेशन एक उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि वो कैसी अवस्था के अंदर है, उसे कंडीशन रिपोर्ट कहा जाता है और उसे वहीं डिस्प्ले किया जाता है। तो दैट्स कॉल्ड आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम या साइट म्यूज़ियम कहलाते हैं। कई म्यूज़ियम होते हैं सिर्फ़ आर्ट जो लवर्स होते हैं उन्हीं के लिए होते हैं और कई होते हैं हिस्टोरिकल म्यूज़ियम होते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड अपने ऐसी कई अपनी रही है महत्वपूर्ण घटनाएँ जो इतिहास के अंदर उन पे बेस्ड होते हैं। इसके अलावा होते हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, जैसे नेचुरल हिस्ट्री जैसे अपने सपोज़ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, जैसे अपने डायनासोर वगैरह हैं, ज़ूलॉजिकल, बायोलॉजिकल जो पार्क्स हैं, म्यूज़ियम हैं, उनके रूप में होते हैं। एक होता है इसके अलावा होता है साइंस म्यूज़ियम, जैसे आप में से कई जयपुर विज़िट करी होगी बहुत जनों ने, तो विल्डा ऑडिटोरियम है, तो वो साइंस म्यूज़ियम है। इसके अलावा जयपुर में एक शास्त्री नगर में है, साइंस म्यूज़ियम है, तो बेसिकली वो साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो साइंस के डेवलपमेंट हैं उनके आविष्कार वगैरह हैं और क्या-क्या चीज़ें इन्वेंट की गई हैं, उनके बारे में होते हैं। इसके अलावा होते हैं मिलिट्री म्यूज़ियम होते हैं, जो आर्मी अपने होते हैं, जो उनके शस्त्र वगैरह जो पुराने हो चुके हैं, जैसे टैंक वगैरह होते हैं, या आर्मी की ऐसे कुछ उपलब्धियाँ हैं जो कई वीर लोग हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई है, उनको लेके भी एक म्यूज़ियम सेटअप होता है और वो आर्मी म्यूज़ियम, मिलिट्री म्यूज़ियम के नाम से बोला जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम हुए, जो कोई इंडस्ट्री वगैरह होती है, कोई व्यापार से संबंधित हुए, जैसे जयपुर में एक ज़िक्र करना चाहूँगा, एक ज्वेलरी म्यूज़ियम है। तो एक तरीके से वो एक बिज़नेस है, ज्वेलरी को एक वो कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं और उसके साथ वो एक म्यूज़ियम भी बता रहे हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल म्यूज़ियम होता है, सपोज़ ऐसा कलेक्शन है, जो सिर्फ़ कपड़ों को लेके है और ऐसी वेशभूषा है जो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और बहुत बेशकीमती है, तो उनको भी लेके टेक्सटाइल म्यूज़ियम बनाया जाता है। तो ये एक टाइप ऑफ म्यूज़ियम है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं म्यूज़ियम के और वर्चुअल म्यूज़ियम का भी चल रहा है आजकल, कि अगर हम म्यूज़ियम तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो म्यूज़ियम एक ऐसी फैसिलिटी तैयार कर रहा है जो हम ऑनलाइन जैसे हम ज़ूम मीटिंग कर रहे हैं और ज़ूम मीटिंग में अपन ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे वर्चुअल म्यूज़ियम है कि आप नहीं जा पा रहे हैं और एक अपना म्यूज़ियम का कलेक्शन दिखा रहे हैं या उसके बारे में इंटरप्रेट कर रहे हैं लोगों को। तो उस तरीके के भी म्यूज़ियम होते हैं, तो ये नया कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है हमने टाइप्स ऑफ म्यूज़ियम के बारे में देखा कि इस तरीके के अलग-अलग तरीके के म्यूज़ियम होते हैं जो वर्किंग करते हैं। अब क्लासिफाई बाय रन म्यूज़ियम किस तरीके से कौन-कौन सी ऑर्गनाइज़ेशन होती है, जो म्यूज़ियम को रन करती है और म्यूज़ियम को संचालित करती है, तो उसके बारे में आपका थोड़ा मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। पहला मैं बताना चाहूँगा कि म्यूज़ियम का गवर्नमेंट जैसे होती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो संचालित करती है म्यूज़ियम को, तो एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी म्यूज़ियम को संचालित कर रही है, तो दिल्ली में नेशनल म्यूज़ियम है। तो वो सेंट्रल म्यूज़ियम है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ कर रही है और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के कई म्यूज़ियम्स होते हैं, तो उसे स्टेट गवर्नमेंट करती है। इनका एक रेशियो होता है और उसके अकॉर्डिंग ही ये रन करते हैं फंक्शन, मतलब जो म्यूज़ियम चलाते हैं। इसके अलावा अगर सिटी बड़ी है, तो वहाँ पर म्युनिसिपल म्यूज़ियम होते हैं। गुजरात में भी कई म्युनिसिपल म्यूज़ियम हैं, जो वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसे हैंडल करती है लोगों के लिए। इसके अलावा अब यूनिवर्सिटी में भी कई कॉन्सेप्ट आया है कि यूनिवर्सिटी बेस पे भी म्यूज़ियम बनाए जाएँगे और बने भी हैं कई यूनिवर्सिटी के अंदर और उन म्यूज़ियमों को यूनिवर्सिटी बेस पे भी बनाया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी उन म्यूज़ियम को फंडिंग करती है, रन करती है और उसकी गवर्निंग बॉडी यूनिवर्सिटी होती है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट और प्राइवेट म्यूज़ियम भी होते हैं। जैसे मंजू मैडम से मेरा ज़्यादा कन्वर्सेशन तो हुआ नहीं, लेकिन थोड़ी चर्चा हुई थी, मतलब कोई भक्तांबर को लेके, श्लोक को लेके कोई म्यूज़ियम बनाना चाहते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट और प्राइवेट म्यूज़ियम में आएगा। मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ये जो रन होगा, ये भविष्य में कभी बनेगा म्यूज़ियम, तो एक आपकी संस्था का इंडिपेंडेंट और एक प्राइवेट म्यूज़ियम होगा ये। इसके अलावा कमर्शियल कंपनी वगैरह होती है, अपने प्रमोट करने के लिए किसी भी चीज़ को लेके, वो अपना एक म्यूज़ियम एस्टेब्लिश करती है।
इसके अलावा ट्रस्ट वगैरह, कई ट्रस्ट होती है, वो एक साथ अपना एक म्यूजियम वगैरह का कॉन्सेप्ट बनाना चाहती है कि भाई हम अनुदान करेंगे और हमारी ट्रस्ट है और एक म्यूजियम स्टैब्लिश हो, तो ट्रस्ट को भी लेके म्यूजियम होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसके अकॉर्डिंग म्यूजियम रन करता है, उनकी गवर्निंग बॉडी होती है और उसके अलावा ये म्यूजियम रन करता है। मैं थोड़ा आपका थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि म्यूजियम का एरिया कौन-सा होता है, मतलब ये हमने अभी देखा कि टाइप ऑफ म्यूजियम देख लिए, इसके अलावा कौन-सी गवर्निंग बॉडी होती है जो म्यूजियम को रन करती है। अब मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, एक एरिया क्या होना चाहिए म्यूजियम का? कि कोई म्यूजियम रन कर रहा है तो किस एरिया, मतलब उसका एक मोटिव क्या है, उसका एरिया क्या है, वो होता है। जैसे कोई म्यूजियम है जो रन कर रहा है एक नेशनलिटी को लेके, अपने राष्ट्रीयता को लेके रन कर रहा है, तो कई म्यूजियम होते हैं अपने एक राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने एक देश को पूरे उसको लेकर, नेशन को लेके रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो नेशनल म्यूजियम्स कहलाते हैं। जैसे अपना कैलकाटा का इंडियन म्यूजियम है, वो पूरे एक राष्ट्र को लेके है, नेशनल म्यूजियम है। तो ये पूरे एक राष्ट्र को लेके है कि थोड़ी-थोड़ी जगह क्यों राजस्थान का ले लिया, थोड़ा थोड़ा पार्ट एमपी का ले लिया या और कहीं का ले लिया, तो ये पूरे अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा रीजनल म्यूजियम्स होते हैं, जो अपने रीजन, अपने एक लोक जो रीजन को लेके जो डिस्प्ले होता है, उसको लेके होता है। इसके अलावा होता है लोकल म्यूजियम। सपोज़ अपनी एक कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी है और उनको ऐसा लगता है कि हमारी हमारे ऑब्जेक्ट हैं या हमारी संस्कृति है या हमारा कुछ हेरिटेज ऐसा है जो हमारा लोकल लोगों में है और हम उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आने वाले लोगों को लेके। तो लोकल म्यूजियम भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा स्टेट म्यूजियम भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको लेके एक म्यूजियम अपना कार्य करता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जब भी म्यूजियम रन करता है, तो वो एक टारगेट को लेके रन करता है म्यूजियम अपने। एक टारगेट, उसकी ऑडियंस क्या रहेगी, उसके आने वाले विजिटर कौन रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेके जब भी कोई, इसे प्लानिंग कहते हैं, म्यूजियम की भाषा में अगर कहें तो एक म्यूजियम प्लानिंग होती है। जब भी कोई म्यूजियम एस्टेब्लिश होता है तो एक प्लानिंग होती है, उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि भई मैं इन लोगों को लेके मेरा म्यूजियम रन करवाऊँगा। तो मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफिंग करना चाहूँगा इस बारे में कि म्यूजियम के विजिटर या ऑडियंस कौन होती है। पहले तो एक म्यूजियम एस्टेब्लिश होता है तो जनरली होता है कि वहाँ बच्चे भी आ सकते हैं, बुजुर्ग भी आ सकते हैं, यंग भी आ सकते हैं, तो वो सबके लिए कॉमन होता है कि सबको शिक्षित करेगा वो। कोई टारगेट नहीं होता उसका, भी जो भी आएगा सबका वेलकम है और किसी न कोई कुछ न कुछ उससे ज्ञान लेके ही जाएगा, मतलब एक जनरल म्यूजियम पब्लिक के लिए होता है। दूसरा होता है सिर्फ एजुकेशनल म्यूजियम होता है, मतलब म्यूजियम का अस्तित्व में आना या एस्टेब्लिश होना ही एजुकेशन को लेके है। तो वहाँ पर वो एक एजुकेशनल म्यूजियम होगा, तो पर्टिकुलर अपने को ध्यान रहेगा कि भई मेरे को वहाँ से रिलेटेड मेरी एजुकेशन वहाँ से मेरी है और मैं पूरा होगा और उस तरीके के लिए एक म्यूजियम एस्टेब्लिश किया जाता है। तीसरा आता है स्पेशलाइज्ड म्यूजियम। अब मैं स्पेशलाइज्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अ, आज की जो लैंग्वेज है या आज के ज़माने में हम जो हमारे स्पेशल लोग हैं, बेसिकली जो फिजिकल चैलेंज्ड हैं लोग, हम स्पेशल शब्द यूज़ करते हैं उनके लिए। उनको लेके भी एक टारगेट लगा रखा है लोगों ने। यहाँ तो अभी तक तो एक स्पेशलाइज्ड म्यूज़ियम नहीं बना इंडिया में, लेकिन मैं आपके बाहर के बताना चाहूँगा, बाहर का ज़िक्र करना चाहूँगा कि वहाँ जो बच्चे हैं, जो चैलेंज्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं या ब्लाइंड हैं, डीफ एंड डम्ब हैं, उनके लिए भी म्यूज़ियम ने एक थॉट्स रखी है और उनके लिए एक ऐसा उन्होंने डेवलप किया है और उनके लिए एक म्यूज़ियम। अब आप मेरे से पूछेंगे कि भई अगर कोई फिज़िकली चैलेंज्ड है, कोई ब्लाइंड है, तो म्यूज़ियम कैसे विज़िट करेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे सपोज़ एक ब्लाइंड बच्चा है और उसे म्यूज़ियम विज़िट करना है, तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट सेट करेंगे कि अगर वो रैंप होगा उसके लिए ऑडियो वीडियो गाइड होगा उसके लिए। उसको जो बोलते हैं, मैंने सुना है, जो भगवान किसी से कोई चीज़ छीनता है तो उसे दूसरी चीज़ डेवलप कर देता है उसके अंदर। तो सपोज़ वो ब्लाइंड है तो उसके लिए स्पर्श करने की शक्ति होगी, बहुत बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे उनकी रेप्लिका, क्योंकि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो हम नहीं दे सकते उनको, उनकी एक रेप्लिका बना के कि उनको छू के कि भई सपोज़ क्या है, जैसे कोई मटेरियल है, टेक्सटाइल का कोई ऑब्जेक्ट है और वो ब्लाइंड बच्चा है और उसे छुएगा तो वो देखेगा, हाँ, स्पर्श करके, हाँ, ये है। अगर उसमें कोई फर है या कोई मतलब बहुत प्रीशियस कपड़ा है तो उसे छू के पता चल जाएगा। इसके अलावा कई ऑब्जेक्ट होते हैं जो थोड़े वो हार्ड होते हैं,
तो मटेरियल को छू के पता लगा लेगा क्या बोलते हैं, कोई जैसे अपने क्या बोलते हैं कोई नुकीले से ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है तो रफ है, तो उनके बारे में डिटेल ले सकता है। और इसके अलावा उसके लिए ऑडियो वीडियो गाइड होता है, तो वो सुन के भी उन चीज़ों को कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है स्पेशल लोगों के लिए एक म्यूज़ियम का। और मैं आपको बताना चाहूँगा अब विदेशों में ऐसे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, जो बच्चों को लेके बच्चे बच्चे और स्कूल वाले मिलके सॉरी म्यूज़ियम और स्कूल वाले मिलके एक कॉन्सेप्ट बनाया है उन्होंने, कि जैसे अपने आज तक तो ये स्टडी होती थी कि हम बताते थे कि भाप का इंजन होता है और वो ऐसा चलता है, ऐसा वर्क करता था। अब बच्चों ने तो देखा नहीं है और मेरे ख्याल से अब नई नई जनरेशन में ने भी कई जनों ने देखा नहीं होगा किस तरीके से वर्क करता था। किताबों में ही पढ़ेंगे वो आगे से। लेकिन म्यूज़ियम उनके लिए एक फैसिलिटी ला रहा है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाएगा लाइव कि आप वहाँ म्यूज़ियम में हमारा जैसे मैडम ने कहा कि भई आपको एक है ना असाइनमेंट बनाना है भाप के इंजन को लेके, तो बच्चा जाएगा म्यूज़ियम और म्यूज़ियम में एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा और उस कॉन्सेप्ट को लेके उसको बताया जाएगा कि भाप का इंजन किस तरीके से वर्क करता था, किस तरीके से कोयला डाला जाता था या किस तरीके से उसे हैंडल किया जाता था और भाप किस तरीके से वर्क करता था और किस तरीके से पूरा मॉनिटरिंग होती थी कि एक ड्राइवर होता था, उसके साथ में उसका असिस्टेंट होता था, पीछे एक उनका गार्ड होता था, कितने क्या डब्बे होते थे, क्या कैपेसिटी होती थी उनकी। जब स्कूल और म्यूज़ियम आपस में एक टाई अप करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट अभी विदेशों में चल रहा है और हम लोग भी प्रयासरत हैं कि इंडिया में भी ऐसा कुछ हो कि प्रैक्टिकल नॉलेज एक माइंड में बहुत लॉन्ग टर्म तक सेव रहता है मतलब। बजाय हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल का एक माइंड बनाना कि भई ऐसा कुछ है और एक बार इंसान उसे देख लेता है उस चीज़ को, तो वो काफ़ी दिनों तक उसके माइंड में सेटअप रहता है कि नहीं ऐसा कुछ है। तो इस तरीके की भी म्यूज़ियम से चल रही है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि म्यूज़ियम का सबसे बड़ा रोल होता है एग्ज़िबिशन का, डिस्प्ले का। कई लोगों को पता है कि म्यूज़ियम शब्द आता है तो वो देखते हैं कि म्यूज़ियम में ही ये एग्ज़िबिशन लगाई जाती है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। म्यूज़ियम के अंदर एग्ज़िबिशन टेम्परेरी और परमानेंट हो चुकी है। मोबाइल एग्ज़िबिशन का ज़माना आ चुका है। अब मोबाइल एग्ज़िबिशन के लिए चलती-फिरती भी जैसे कई लोग हैं, उनको आ नहीं सकते या अपनी कोई ऐसी सांस्कृतिक धरोहर है, अपने को लगता है म्यूज़ियम को कि हमें अवेयर करना चाहिए उनके बारे में। मैं ऐसा कुछ एक कोई ऑब्जेक्ट का नाम लेना चाहूँगा। साधारण सा ऑब्जेक्ट है जब कभी बिजली चली जाती है तो एक क्या बोलते हैं कि एक होता है मतलब बीजनी बोलते हैं उसे कि उससे हवा करने का होता है। आप तो जानते ही हैं लेकिन कई जने ऐसे हैं कि बीजनी क्या होती है या ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट कि उस पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था और आज यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो म्यूज़ियम उनके लिए भी बताना चाहता है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और एक मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा-सा आपको हँसी का विषय लगेगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा एक अभी सुनने में मेरे आ रहा है कि एक झाड़ू को लेके एक म्यूज़ियम बनने वाला है। अब आप सोच सकते हैं कि एक उस काल से कि किस तरीके से क्लीनिंग को लेके जो स्वच्छ भारत का अपने एक चल रहा है अभी आपने अपने चल रहा है, मोदी साहब का चल रहा है, सर का स्वच्छ भारत का अभियान है और होना भी चाहिए, गांधी जी के समय से चल रहा है। तो लोगों ने एक छोटे स्तर पे एक झाड़ू का भी रखा है मतलब वो चल रहा है अभी अभी डिस्क्लोज़ नहीं हुआ लेकिन मैं इस ज़ूम मीटिंग के माध्यम से बताना चाहूँगा थोड़ा-सा कि वो बताना चाहते हैं किस तरीके से झाड़ू बनती थी, कि सीक की है, जूट की है या और भी कोई मटेरियल है, मोर पंख की भी रही है या और कुछ भी रही है, तो उसको भी लेके कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो एक मोबाइल एग्ज़िबिशन के बहाने मान लो या वैसे मान लो एक चल रहा है। मैं टॉपिक पे आता हूँ, एग्ज़िबिशन पे आ रहा था मैं। तो अब मोबाइल एग्ज़िबिशन भी हो रही है। अब मोबाइल एग्ज़िबिशन भी किस वे में हो रही है, किस चीज़ को लेके हो रही है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मोबाइल एग्ज़िबिशन होती है, ट्रेडिशनल जो चीज़ है अपनी पुरानी जो है वस्तु उनको लेके हो रही है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है ये मेरा, मतलब मेरा नहीं मतलब आने वाले जो हमारे म्यूज़ियोलॉजिस्ट हैं और लोगों की अवेयरनेस है उसको लेके है। और एक मैंने ज़िक्र किया था आपको स्टार्टिंग में कि आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम होते हैं जो साइट पे मतलब डिस्प्ले करते हैं और वो ऑब्जेक्ट को ले जा नहीं सकते। कोई भी कंडीशन होती है जो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा, खराब हो जाएगा या आगे जब म्यूज़ियम में शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने की जगह ही नहीं है। तो ओपन एरिया उसे एक ओपन एरिया म्यूज़ियम भी कहते हैं, खुले में डिस्प्ले जैसे अपने ये भोपाल में मानव संग्रहालय है, वहाँ पर भी कई ओपन में डिस्प्ले है। इसके अलावा अपना एक अ, एयर इंडिया का एक है म्यूज़ियम, मेरा नाम मेरा मिस कर रहा हूँ उसके लिए, तो वहाँ पर भी ओपन में डिस्प्ले है।
गांधीधाम वगैरह हैं, जैसे उन्होंने एक बना रखा है, एक उनका एक मतलब क्या शिल्पग्राम वगैरह होते हैं। जो कॉन्सेप्ट है कि भई किस तरीके से शिल्पग्राम होते थे, झोपड़ियाँ वगैरह कैसे बनती थी या उनका गाँव का एनवायरनमेंट। इंदर जी, मैं बताना चाहूंगी 2 म्यूजियम जो एक जलगांव में अपने जैन इरिगेशन वालों ने गांधी जी पे बनाया है। जी, जी, जी। हाँ, सुंदर है। कैसे गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए तो, और इतना हाईटेक है, जी, कई जी, जी, मैम। करोड़ का बना है, 20 करोड़ का बना होगा वो। और जी, वहां जी, पे मैम, बिल्कुल। धागा धागा बनाने का भी एक मेडिटेशन प्रोग्राम होता है। हर कोई सुबह से आके बैठेंगे, वहां के रहने वाले, जी, जी। वो ऊँट का धागा बनाएंगे। उसी कंपनी ने म्यूजियम बनाया है पुणे में, इनका ये सिंधी कम्युनिटी के गुरु हैं, जी, जी। दादा वासवानी। जी, जी। वासवानी जी का वो 17 करोड़ का बना है, तो दादा वासवानी जी ने अपने गुरु का बनाया है। अच्छा। कैसे वो पाकिस्तान से इधर आए, तो एक एक, जैसे अगर वो शिप में जा रहे तो एक्चुअल में आप वहां बैठोगे और ऐसा लगेगा शिप मूव कर रही है, वेव्स आ रही हैं, वो साउंड ऐसा होगा कि पानी आ रहा। वो शिप में जब जा रहे थे, उनको कैसे लगा कि वो अपने गुरु के बारे में बताए, फिर उनके गुरु ने जो हार्डशिप फेस करी, तो वो 1-1.5 घंटा लगता है। एक रूम से दूसरे रूम जाओगे, आप बैठोगे, फिर वो स्टोरी पूरी बता रहे हैं अपने गुरु के बारे में। मेरा ड्रीम भी कुछ ऐसे ही है कि मैं अपने जी, गुरु जी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज पे ऐसा एक म्यूजियम बना सकूं लाइफ में, अगर मेरे पास। नहीं, नहीं मैम, ज़रूर बनाएँगे, आप ज़रूर बनाएँगे। और मैडम ये आपने जो ये म्यूज़ियम का बताया है कि भई एक फ़ील आती है, एक साउंड आता है और एक ऐसा लगता है कि हम कोई मतलब लाइव चल रहा है मतलब। तो मैडम ये म्यूज़ियम न्यू म्यूज़ियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर एक ऐसा एक साउंड क्रिएट किया जाता है, एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है कि उसमें लगता है कि लाइव म्यूज़ियम है, हम जी रहे हैं म्यूज़ियम। तो पहले किसी ने कहा था कि म्यूज़ियम एक डेड प्लेस है। आपने कभी सुना होगा कि म्यूज़ियम एक मृत प्राय वस्तुओं की जगह है, लेकिन वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब वो मृत होके एक जीवित फॉर्म में आ चुका है और अब जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है और जो वो एक महेंद्र जी, जो अभी आप मानव संग्रहालय भोपाल का कह रहे थे, तो अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से डॉक्टर उषा ठक्कर जी, जो मिनिस्टर हैं टूरिज्म की, जी, जी। उन्होंने वो पूरा म्यूजियम बताया था और बोला था कि आप विजिट भी करके आइए। और टाउन प्लानिंग की वर्षा जी, 2-3 वहाँ के जी। आर्टिस्ट जो जिन्होंने गौंड सभ्यता म्यूजियम कंसेप्ट डेवलप करे, वो पिछले पीएचडी में आके प्रेजेंटेशन दिए हैं 2-3 जन। और हम जी, जी। नागपुर में जहाँ ये भक्तांबर डिवाइन श्राइन लेके आने वाले, वहाँ हम एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट म्यूजियम भी बनाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 11 एकड़ में विसिनिटी में अंबेडकर म्यूजियम आ गया है। जी, बहुत जी। बड़ा इंटरनेशनल कल्चरल हेरिटेज पे हुँ, हुँ। अंबेडकर म्यूजियम 11 एकड़ में बन गया है। तो ये अपना साइट जहाँ रहेगा, तो वहां पे अपन अपना आर्कियोलॉजिकल प्लस एजुकेशनल, जो आप बोल रहे हैं, इस ढंग का अपना म्यूजियम रहेगा, जिसमें लॉर्ड अपोलो कौन थे, हुँ, हुँ, हुँ। मतलब आदिनाथ कौन थे, हुँ, हुँ। उन्होंने भक्तांबर जिनकी स्तुति में है, प्लस आचार्य मानतुंगाचार्य कौन थे, प्लस जैनिज्म कहाँ कहाँ था वर्ल्ड में। हुँ, हुँ, जो हुँ, उनके हुँ। फादर इन लॉ की रिसर्च है, एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म, कि ग्रीस से स्टार्ट हुआ था। ग्रीस में भी थे आदिनाथ, अपोलो गॉड, और वो एक ही थे। ग्रीस की सभ्यता, जहाँ फिनिशियंस जो जी। मॉडल ऑफ एक्सीलेंस थे, जैन और फिनिशियन सेम थे। मैं ग्रीस में जाके देखी कि वहाँ ऑलरेडी फिनिशियन किंग है। हुँ, हुँ। तो हमारे बताया मेरे फादर इन लॉ के जेन्स व फिनिशियंस। तो ऐसे मैंने ट्रैवल करके देखा, मेडिटेरेनियन सी के पास वहां पे भी अपोलो गॉड थे, निर्कल नृषभ। फिर फ्रांस में पेलियोलिथिक पेंटिंग्स हैं, हुँ, हुँ। नीलांजना की डांस करते, डांसिंग सॉसरर। तो इट जी। वाज ऑल ओवर वर्ल्ड। हो सकता है कि इंडिया इतना बड़ा हो एशिया तक, तो वहां से ये सभ्यताएं आई हैं। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर जी। जैसे रोम में वेटिकन सिटी है, वैसा दिल्ली में एक म्यूजियम आने वाला है। सब जैन समाज मिलके हुँ, हुँ। समन्वय समिति है, जिसमें सेठी जी, दिगंबर, श्वेतांबर, अखिल भारतीय, अभी हमारी 3 दिन मीटिंग हुई थी जब भोपाल में हुँ, हुँ। रैली से पहले।
वहाँ एक म्यूजियम वैसा लाने वाले। मैडम आपने रोम का जिक्र किया तो मैं बताना चाहूँगा, ये मेरे आपने बोला और मेरे क्लिक करा कि विश्व का जो सबसे पहला जो म्यूजियम बना था वो रोम में ही बना था। और 3री शताब्दी के अंदर ये अलेक्जेंड्रिया ने बनाया था और ये वहाँ से ही पूरा एक म्यूजियम का कॉन्सेप्ट आया है। तो हम मतलब एक म्यूजियम का जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गॉडफादर या चला म्यूजियम जहाँ से प्रचलन में आया तो वो रोम ही था, जो 3री शताब्दी में होता। और फर्स्ट म्यूजियम था जो पब्लिक के लिए ओपन किया गया वो एशमोलियन का था, इंग्लैंड में था। 1683 के लगभग बना था वो म्यूजियम। तो आपने एकदम से जिक्र किया तो मेरे ध्यान में आया, तो मैंने सोचा कि जूम मीटिंग हो रही है तो ये भी बता दूं मैं कि रोम से ही निकला है। तो और अपना जो अपना इंडिया का म्यूजियम है, जो सबसे पहला म्यूजियम बना था इंडिया के अंदर, जो 1814 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ने बनवाया था। और इसके भी 2 पार्ट रखे थे उन्होंने, एक आर्कोलॉजिकल रखा था, एक एथनोग्राफिक। एक पार्ट में आर्कोलॉजिकल था और इथनोग्राफी था, और एक पार्ट में था अपने कल्चर को लेके, अपने जियोलॉजिकल को लेके था। और मैडम शायद आपने विजिट किया होगा इंडियन म्यूजियम कोलकाता, बहुत लार्ज कलेक्शन है वहाँ का। तो मतलब जैसे आपने जिक्र किया रोम का, तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार मुझे बताना चाहिए कि रिसर्च स्कॉलर भी हैं तो उनको पता होना चाहिए कि पहला म्यूजियम विश्व में कहाँ बना। और इसकी एक लोक मतलब एक कहानी है इसके पीछे की, एक म्यूजियम बनने के पीछे की। अगर आप परमिशन करें तो एक छोटी सी कहानी है, मैं बताना चाहूंगा म्यूजियम के बारे में। 2 मिनट की है मैडम। पहले मैं महेंद्र जी ये बताना चाह रही थी कि आप जो इथनोग्राफी कह रहे थे, वो यहाँ पे जो हिस्ट्री एंड कल्चर है उनके साथ हमारी काफी मीटिंग हुई और 10 साल से हम ये म्यूजियम बनाने के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन देने बुलाया था सब HODs को। तो मैंने एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म पे बताया था, लॉर्ड आदिनाथ कौन थे। तो उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए डेवलप कर देंगे पूरे। हमारा जो पूरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हम आपके लिए एक एक ऑब्जेक्ट्स जो आपके एपिलॉग्स हैं और जो भी है, तो उसके लिए हम आपको डेवलप कर देंगे। तो अब आप वो बता सकते हैं फिर। अच्छा। हाँ मैडम, ये जो मतलब क्या बोलते हैं, मेरा थोड़ा मैं डॉक्टर महेंद्र जी, ये हमारे साथ नरेंद्र नंदिनी जावेरी हैं, वो कुछ आपने जो बताया है उसके बारे में कुछ इनपुट देना चाहती हूँ। उनका सुनने के बाद फिर आपकी कहानी लेंगे। जी मैम, प्लीज बताइए। हाँ नंदिनी जी, आप अपने आप को। जय जिनेंद्र मंजू जी, यस जय जिनेंद्र। और ये जो बात चल रही है तो थोड़ी जानकारी मुझे है, तो वो थोड़ा इनपुट हम देना चाहेंगे। जैसे हमने बताया कि कोबा में महावीर जैन आराधना केंद्र है, और वहाँ एक पूरा वर्ल्ड क्लास जैन म्यूजियम पूरा अभी आकार ले रहा है। और जो कि जिसकी डिजाइन, जिसकी परिकल्पना है पद्म सागर सूरी जी महाराज साहब हैं, उनकी है। पर जो डिजाइन और ये सब किया है वो शिमुल झवेरी कादरी ने किया है। तो शिमुल इज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ SJK आर्किटेक्ट्स बॉम्बे। और उनके हस्बैंड, उनके जो ससुर हैं मिस्टर कादरी, उन्होंने नेहरू प्लानिटोरियम का ये जो पूरा है वो आर्किटेक्चर उन्होंने किया था। एंड कोइंसिडेंटली वहाँ जैन साहित्य समारोह चल रहा था, सो आई वाज फॉर्चुनेट टू सी हर एट दैट टाइम व्हेन शी केम विद हर टीम फॉर दिस थिंग। और दूसरी एक बात बताना चाहेंगे कि यहाँ जो गुजरात में महात्मा मंदिर करके है जी, तो महात्मा मंदिर की जो परिकल्पना है वो मोदी जी की है जी। और वो जिन्होंने डिजाइन किया है, शी हरसेल्फ इज जैन, आई फॉरगॉट हर नेम जी। उनका नाम हम भूल गए। वो लेडी है जिन्होंने ये गांधी जी का महात्मा मंदिर में जो म्यूजियम है वो भी डिजाइन किया है। जी। और जैसे मंजू जी ने बताया, हमने ये विजिट किया हुआ है जलगांव का, वैसे ही मीन्स उसका भी बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये उनका जो जैसे लिया है, जैसे उन्होंने बताया कि शिप में बैठे हैं, तो जैसे यहाँ ट्रेन है, जब ट्रेन में से धक्का दिया गांधी जी को, और पूरा है कि जैसे फील वो पूरा आता है। जी जी। और उन्होंने दांडी का भी म्यूजियम, दांडी में जो सॉल्ट मार्च हुआ था, जी जी, तो
उन्होंने ये भी बनाया है। तो जी बहुत से म्यूजियम हैं जिनसे हम एडवाइस ले सकते हैं, जिनकी गाइडेंस ले सकते हैं, जी अपने जी ही जैन भाई बहन हैं। जी, थैंक यू जी सो जी मच मंजू जी। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद नंदिनी जी। कि आप हमारे ये म्यूजियम मेकिंग वाली कमेटी में जुड़े, जिसमें ऑलरेडी हमारे डॉक्टर महेंद्र जी हैं, हमारे टाउन प्लानिंग से वर्षा जी हैं, उनके 2 स्टूडेंट्स हैं, हमारे बीएल सेठी सर हैं, हमारे राजमल जी हैं। तो हमारी जो म्यूजियम मेकिंग होगा और प्लस आर्ट गैलरी, उसमें आप जुड़े तो आपके इनपुट हम मिल सकेंगे और गाइड। और हमारे बीच में एडवोकेट जया रखेजा जी हैं सुप्रीम कोर्ट से, जिनका पीएचडी अभी कंप्लीट हो रहा। कल ही मैंने इनका लेटर बनाया है, तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं महेंद्र जी आपको जी आराम कि से। ये सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और 10th 13 पंच से हैं। और इनका जो रिसर्च वर्क है, एक्चुअली शी हैज वर्कड ऑन 33 नंबर श्लोका अच्छा and she has actually proven with 68 case study कि how 33 number shloka छत्रत्रय मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजाता संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतिते वत्साम ततर्वा। तो इन्होंने प्रूव करा है कि जो कोविड-19 है या कोरोना के केसेस हैं, कैसे उनका फीवर 102 से नॉर्मल आया है, कैसे उनका SpO2 लेवल 75 से 96 तक गया है। और इन्होंने दिखाया है जो लिंक है कि कैसे जो कोरोना वायरस है और उसके जो एंटर कर जाते हैं, उसके जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है आरएनए, जब वो हमारे लंग्स के डीएनए के लंग्स के जो सेल्स हैं एल्वियोलाई, जो एक एक स्ट्रक्चर है, उसमें वो आरएनए कैसे इंजेक्ट हो जाता है उन डीएनए में, और फिर फाइब्रोसिस होने लगता है, लंग के सेल्स मरने लगते, और फिर वो आदमी ब्रीद नहीं कर सकता, ब्रेथलेसनेस हो जाती है और उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और कैसे मंत्र पढ़ने से, 33वां श्लोक पढ़ने से उसकी ऑक्सीजन ऊपर आई, उसका फीवर कम हुआ। तो इनका रिसर्च वर्क में 68 केस स्टडी लेके इन्होंने भक्तांबर एज प्रिवेंटिव मेडिसिन, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट है जो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमको कोविड हो ही नहीं, यानी एक वैक्सीन की तरह इन्होंने भक्तांबर के 33वें श्लोक को, जो वैक्सीन इंजेक्शन नहीं है लेकिन वो आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में, जो आप कह रहे थे वर्चुअल वर्ल्ड है, मोबाइल वर्ल्ड है, वर्चुअल एग्जीबिशन है, वर्चुअल, अब मैंने अभी मेरी डोम खड़ी पर लेकिन हर किसी के दिमाग में खड़ी हो गई है, क्योंकि उन्होंने वर्चुअली देख लिया, उन्होंने मेडिटेशन कर लिया एक एक डोम में जाके, एक एक श्लोक पढ़ के। तो अब डोम जब खड़ी होगी 2 साल में खड़ी होगी, पर हर किसी के दिमाग में तो बिल्डअप हो गई, हर कोई वो ध्यान कर सकता। तो मैं चाहूंगी जया जी भी अपना इनपुट देंगी और सुरेखा सुराना जी भी है वो। जय जिनेंद्र। मंजू जी, अभी आप डोम बोल रहे थे तो मुझे तो याद आ गया जो आप मेडिटेशन करवा रहे थे अभी उस दिन 48 श्लोका पे, लगता है हम लोग सही में डोम के नीचे पहुंच गए हैं। जो बहुत लोगों के ऐसे बहुत रिमार्क आया लोगों का, कैसे लग रहा था मंजू जी बोल रहे तो हम उस डोम के नीचे जा रहे हैं, हम उस डोम के नीचे जा रहे हैं। बोले हमको आप सबको लेके चलो, मैं कहा बन रहा है, जरूर सब चलेंगे, और बनने से पहले भी जाओ और बनने के बाद भी जाओ, और सब लॉन्ग भेजो। मंजू जी जय जिनेंद्र। और ये सब कुछ भी नहीं हुआ, आपकी प्रेरणा से हुआ। जैसा आपने गाइड किया वैसे हमने कोशिश की, और केवल आपके, और रियली ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक बच्चे को 106 फीवर भी हो गया था, उसकी रिपोर्ट मैं नहीं डाल पाई इसमें, उसको पानी के नीचे डाला गया बिहार में, और पानी के नीचे रात में, सुबह ही सर्दी में डाला गया उसको, उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। जब उनकी मम्मी का फोन आया कि दीदी आप जरा करो इस पे भक्तांबर श्लोक का उच्चारण करो, सुबह ही उसका 103 हो गया। देखो मेडिसिन तो काम करती है, नो डाउट, इसका मतलब ये नहीं आप मेडिसिन को छोड़ो, लेकिन दूसरे दिन शाम तक उसका फीवर गायब हो गया। ये तो मिरेकल था, मेरे लिए भी ये मिरेकल था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, समझ में नहीं आ रहा था। उसकी मम्मी आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी, उनको हाथों हाथ बुलाना पड़ा, लेकिन उसका बुखार, भक्तांबर का चैंटिंग अनवरत चलता रहा, पूरे दिन भक्तांबर के श्लोक की चैंटिंग चलती रही, उसका 106 फीवर खत्म हो गया। बहुत सुंदर जया जी, आप अपना प्रेजेंटेशन या केस स्टडी दिखा सकेंगे थोड़ा सा? हाँ मेरे पास है, पीपीटी है।
और सुरेखा सुराना जी को भी अनम्यूट कर दीजिए। सुरेखा हाँ, जी उनको आप कर लें, तब तक मैं ऐड कर लेती हूँ इसमें। आप अपना सुरेखा मैं सुराना शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। महेंद्र जी, आप इनका भी जरा एक्सपीरियंस लीजिएगा। जय जिनेंद्र दीदी, आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी। हाँ जी, बोलिए। मंजू दीदी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और मैं मंजू दीदी से 8 महीने से जुड़ी हुई हूँ, और जब मुझे ये लिंक मिल गई तो मैं मंजू दीदी का ऐसे एक ही सेशन मैंने छोड़ा नहीं, दोपहर वाला। जब मंजू दीदी दोपहर में मेडिटेशन करवाती थी ना, एक दिन मुझे मेडिटेशन करते करते 3 बातें दिखाई दी, तो मैंने तुरंत हैंड रेस किया। तो मंजू दीदी बोल रहे थे, देखो तो जी M11 क्या बोल रही है। तो मंजू दीदी ने मुझे स्पष्ट लिख दिया। तब मुझे क्या दिखा, 24 तीर्थंकर दिखे पहली बार, और दूसरी बार इतना बड़ा दिया दिखा, और तीसरी बार दिखा मेरी आंख खुल गई। ये तीनों। तो दीदी बोली, ये तो मैं सोच रही थी किसको गई है हीलिंग। अरे वाह, बहुत अच्छा हो गया। मैं मंजू और इतने अभी तक मंजू दीदी का मेडिटेशन करे, और जब अभी 17 जाने को अभी नागपुर में गई मंजू दीदी को मिलने, मेरे रिपोर्ट थोड़ी सी C120 बढ़ के आई। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मुझे सिर्फ मंजू दीदी के पास जाना है, बस मुझे ट्रीटमेंट नहीं करनी है, बस मेरी मेडिटेशन वही, मेडिसिन वही है नागपुर में मंजू दीदी के यहाँ। तो वो बोले ठीक है, मैं करवा देता हूँ आपके रिजर्वेशन। तो मंजू दीदी को कॉल किया 3-4 बार, नहीं आया। चलो मैं 11 बजे को हीलिंग लेती रही, और भगवान उस दिन मैंने अनुष्ठान रखा, नमक छोड़ दिया मैंने। मंजू 45 श्लोक का किया, और 3 बजे नमक छोड़ा, तो मंजू दीदी का रिटर्न कॉल मुझे आ गया। तो मैं इतनी खुशी से फूल उठी। मैं बोली, अरे वाह दीदी, मुझे आपके पास आना है सिर्फ बस। दीदी बोले आ जाओ। मैं गई, दीदी ने वहां इतना अच्छा मेरा स्वागत किया, इतना अच्छा। मुझे 3.5 घंटे विधान लिया मेरा, दीदी ने 3.5 घंटे विधान लिया, और हमको 6:30 बजे तक हम दीदी के साथ में थे। दीदी ने जैसे मायके में लड़की आती ना, तो मम्मी का क्या रहता, ये देना वो देना, दीदी को ऐसा हो रहा था, सुरेखा जी क्या, सुरेखा को क्या दूं, और कुछ नहीं, ये देते वो देते। और मैं बोली, दीदी क्या है, मुझे इतनी खुशी। वो दिन मेरे दिल में स्वर्ण अक्षर में लिखने जैसा, वो दिन आखिरी दम तक नहीं भूलने वाली मैं। वो दिन मंजू दीदी के साथ रही मैं, और वहां से आके जब विदान किया दीदी ने, तब मैं वहां से आई। पहले बहुत तकलीफ थी, अभी अभी एकदम नॉर्मल है। और एक बात बोलूं मंजू दीदी आपको, मैं वहां से आई ना अपने यहाँ से, तब आपने बोला आप 21 दिन ये विधान करो। मैंने 19 तारीख से विधान चालू किया, और मैं आपके यहाँ रोज 3 बजे नहा धो के स्नान के आपके यहाँ आती हूँ, कल्पवृक्ष का दर्शन करती हूँ। फिर आपके चैतन्य में आप मेरे बाजू में बैठे थे ना, मैं उधर बैठ के मेरा भक्तांबर 1st नंबर श्लोका, 6 नंबर श्लोका, और 70 नंबर और 45 श्लोका 27 बार, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र, सब ये मेडिटेशन करके वापस अपने वहां दर्शन कर मेरे घर पे वापस 6 बजे पहुंच जाती हूँ। बहुत सुंदर। मैं रोज आती हूँ आपके घर पे, रोज रोज दर्शन के लिए आती हूँ, और बहुत फर्क गिरा, बहुत। मुझे ऐसा मेरा सब कुछ चला गया दीदी। और आपने जब आपके बाजू में बैठ के मुझे जो अमृत पिलाया ना, सचमुच मैं आपके हाथ से, मैं आपने मेरे पेट पे हाथ रखा, मेरे हाथ में ग्लास का पानी का ग्लास दिया, वहां से मैं आपके हाथ से अमृत पी के आई दीदी, अमृत, सच में अमृत पी के आई। बहुत खुश हूँ, बहुत। और दीदी एक बात पूछूं आपको, वो आपने जो लेप दिया था ना मेरे भतीजे को, तो वो गरम करके लगाना है, वो मिक्स करके, वो क्या हिप जॉइंट पे? नहीं, गरम नहीं करना, बस ऐसे लगाना कि दिन में 2-3 बार लगाना ना? हाँ, और बस क्रेप बैंडेड उसके ऊपर बांध देना। अच्छा अच्छा, बहुत खुश हूँ दीदी, मैं बहुत अभी ओके हो गई दीदी, मैं ओके। रोज मैं आपके यहाँ दर्शन के लिए आती हूँ, कल्पवृक्ष के और आपके चैतन्य में, बस। थैंक यू, थैंक यू। और जया जी को हम लेंगे, जया जी अपना प्रेजेंटेशन दे दें, फिर उसके बाद वापस महेंद्र जी से हम उनका कहानी सुनेंगे। जया जी, आपको अनम्यूट कर दिया। जया रखेजा जी को अनम्यूट करिए। हाँ, आर यू रेडी जया जी? Yeah, I am ready.
आई एम रेडी। मैंने आपको भेजा है मंजू जी, मेरे इसमें भी थोड़ा सा डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको अभी पीडीएफ भेजी है, केस स्टडी वाली, ओनली केस स्टडी वाली पीडीएफ भेजी है। एक सेकंड मैं देखती हूँ, जब तक आप महेंद्र जी को ले लीजिएगा गौरव, मैं जब तक इनका खोल के देखती हूँ। और मंजू जी, आपको अपने डॉम के बारे में सुशीला जी, जिसका मैंने आपको मैसेज भेजा था, ये केएल जैन साहब हैं यहाँ पे, कन्हैयालाल जी पटावरी, हमारे तेरा पंथ के बहुत प्रतिष्ठित आदमी हैं। उनकी मिसेस का बहुत इंटरेस्ट है डोम में, तो आपने सेशन में बताया था, तो वो चाहती है कि कब आचार्य श्री पधारेंगे। तो मुझे थोड़ी सी डिटेल चाहिए थी, कब? आपने 19 मार्च मुझे जाने बताया था, और नागपुर में मेरे पास लिस्ट आई है, वो 14 मार्च को वो साकोली आएंगे। साकोली से ये जगह बिल्कुल पास में है, अमरावती अपने रोड। यहाँ पधारेंगे क्या? हाँ, वो हमने सभी से रिक्वेस्ट कर दिया है, भेज दिया है। तो कनक प्रभा माता जी ने कहा था वो मंगल पाठ सुनाने आएंगे, आप अगर उन्हें रिक्वेस्ट करोगे। तो अभी हमने लेटर बना लिया है, और अभी हम लेटर सबके पास भेज रहे हैं। और हमने चर्चा कर ली है पवन जी से, जो इधर अमित जी, पवन जी, वो लोग यहाँ का विहार देखने वाले। अमित जी, हाँ, जगराली क्या नाम है उनका शायद ना? हाँ जी, हाँ, जो वो वहाँ के रूपसा वाले हैं वो लोग, उनकी बुआ वो है ना, माता जी है महाराज। हाँ, आप मुझे लेटर की कॉपी भेज दें, मैं भी वहाँ पहुँचवा दूंगी आचार्य जी के पास। जी, मंजू जी ने भेजा है पूरा लेटर मैं आपके पास भेजती हूँ। हाँ, ठीक है जी, ओके। और कब? हाँ, जगह रिपोर्ट वो आई भी है, डिटेल आई भी है मेरे पास। हाँ, मेरे पास भी डिटेल आई है। ओके, तो गौरव जी आप उनको ले रहे हैं, महेंद्र जी को? हाँ। जब तक हाँ। धन्यवाद गौरव जी। और जया मैडम का मैंने सुना, और सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है, तो एक सुप्रीम कोर्ट में एक म्यूजियम है, और राजेश जी करके अभी शायद वहाँ के क्यूरेटर होंगे, जया मैडम को पता होगा, बहुत अच्छा म्यूजियम है, विजिट करा है मैंने। हाँ, तो मैं एक स्टोरी बता रहा था म्यूजियम को लेके, कि म्यूजियम कॉन्सेप्ट कैसे आया, मतलब मैं बता रहा था आपको। तो ऐसा था कि बहुत प्राचीन काल की बात है, पुराने समय की बात है, कि जब दो राजाओं में युद्ध होता था, और जब एक राजा विजयी होता था, तो वहां से वो लूट के कुछ सामान लेके आता था, और वो अपने लूटे हुए सामान को वो सरकारी खजाने के अंदर या उसके स्टोरेज में इस तरीके से सेव कर लेता था, और बिल्कुल रख लेता था, किसी को पता नहीं चलता था। कोई उपलब्धि के बारे में किसी को डिस्कशन नहीं होता था कि हमारे राजा ने वहां जाके क्या उपलब्ध किया, या क्या छीन के लाया, या क्या अर्न किया, ऐसा कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे लोगों में एक मानसिकता आई कि नहीं, हमें दिखाना चाहिए हमारी जनता को कि उसके राजा ने उसके लिए क्या किया है। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया, और उन्होंने एक कहा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जनता रोज आती है और वो देख पाए हमारे राजा ये चीज लूट के लाया। तो एक हास्य बात है, लेकिन ये रियल है। तो राजा ने एक दिमाग लगाया कि मैं ऐसी जगह, तो एक स्नानागृह ही होता था पहले, एक ग्रुप समूह के रूप में जनाना और मर्दाना स्नानागार होते थे, और वहां पर जो जनाना होते थे उनका एक अलग होता था, सारे पुरुष वर्ग एक साथ नहाया करते थे, और मर्दाना और जनाना महिला वर्ग एक साथ नहाया करती थी। तो राजा ने एक अपने मंत्री को कहा कि जो भी हम संपत्ति या ऐसी कोई धरोहर लूट के लाते हैं, तो हम हमारे जनता को दिखाने के लिए या अपने राजा की उपलब्धि बताने के लिए वहीं डिस्प्ले करेंगे। तो भाई था, राजा की आज्ञा हुई, और उन्होंने उसी चीजों को, जब वहाँ आम जनता नहाने जाती और वो अपने राजा की उपलब्धि देखती, और एक मन में एक होता, नहीं हमारा राजा शक्तिशाली है और हमारे राजा के पास इतना सारा अर्न कर लिया उसने। फिर धीरे धीरे वो पड़ा रहता, फिर धीरे धीरे वो चोरी होने लगा, या अपने एनवायरमेंट को ले लें, बारिश आ गई, धूप हो गई या हो गई, तो उसके कारण खराब होता गया। तो फिर राजा को लगा कि नहीं, इसे एक शेल्टर मिलना चाहिए। उसके बाद शेल्टर का डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद उनको लगा कि अरे ये तो मतलब ज्यादा तो जो मर्द लोग हैं, मतलब मेंस है, वो ही देख रहे हैं, महिलाओं के लिए नहीं है। तो फिर ये ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, महिलाओं को भी अलाउ करो, फिर बच्चों को भी अलाउ करो, फिर बुजुर्ग को भी अलाउ करो, और फिर धीरे धीरे एक म्यूजियम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो एक कहानी है, एक छोटी सी एक कहानी थी, तो मेरे को लगा कि मैं आप लोगों को साझा करूं और बताऊं कि म्यूजियम का कॉन्सेप्ट उस जमाने से चला आ रहा है, और रोम ही पहली जगह थी जहां पर ये म्यूजियम स्टैब्लिश हुआ। और म्यूजियम की कुछ विडंबना है, जब कोई चीज स्टार्ट होती है उसके हम एक लाभदायक पहलू के बारे में सभी डिस्कशन करते हैं कि ऐसा होगा, उसके पॉजिटिव ये रहेंगे, ये अच्छा होता है, एजुकेशन में है, रिसर्च में है, या आपको कोई बहुत सारी हेल्प करता है प्रैक्टिकली म्यूजियम आपको।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मेरी खुद की रिसर्च चाहिए और मुझे ऐसा लगता है, मैंने कई बार म्यूजियम विजिट करा है, असंख्य बार म्यूजियम विजिट करा है मैंने, और जो वहाँ के विजिटर होते हैं और उनको देख के मुझे लगा कि क्यों विजिटर म्यूजियम विजिट करते हैं। तो 3-4 कारण थे जो सामान्य तौर पे मैं बताना चाहूंगा, मुझे लगे, शायद आप लोग भी उससे सहमत होंगे, कभी किसी ने इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले म्यूजियम लोग क्यों विजिट करते हैं। कोई एजुकेशन कारण नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि यार मन बनता है एक इंसान का अंदर से कि मैं काफी दिन हो गया बैठा बैठा घर पे और मुझे कहीं घूमने जाना है। लेकिन जेब अलाउ करती नहीं है कि आप कहीं जाओगे, दूसरे शहर जाओगे, वहाँ होटल रहना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो एक मन की एक सेटिस्फेक्शन के लिए वो घूमने जाता है, वो देखता है मैं क्या घूमूं जो मेरे लिए पॉकेट पे ज्यादा भारी ना पड़े। तो मैंने ऐसे कई जने देखे हैं, मैंने रिव्यू लिया है, मैंने पर्सनली रिव्यू लिया है लोगों से कि आपने म्यूजियम क्यों विजिट कर रहे हो। तो एक ऐसा मेरे सामने एक उदाहरण आया है, एक महानुभाव थे, तो उन्होंने बोला कि एक महानुभाव थे और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है, मैंने म्यूजियम इसलिए विजिट किया है क्योंकि इसका जो टिकट होता है वो सस्ता होता है, और मैं मेरे मन की संतुष्टि के लिए कि मैं कहीं भ्रमण पे गया हूँ और मैं जाऊंगा और देश विदेश की चीजों को देखूंगा, तो मैं घर आके मैं बोल सकूंगा हाँ आज मैंने लंदन विजिट किया, आज मैंने वहां विजिट किया, आज मैंने इंडिया के इस कोने को छू लिया, आज मैंने उस कोने को छू लिया, और मैं एक चीप उसके अंदर और अपने पूरे एक इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे या कुछ भी ऐसा कुछ मटेरियल है जो उसने देखा और वो सीखा, तो मुझे बात उसकी अच्छी लगी। तो एक पॉइंट मेरे मन में भी है, हाँ ये तो सही बात है कि एक चीप टिकट है, और लेकिन उसने कितनी सारी एक छोटी सी चीज के अंदर एक म्यूजियम की कितनी बड़ी उसने व्याख्या कर दी। दूसरा कारण है कि सपोज मैं, कई इंसान ऐसे थे कि मैं ऐसा हुआ कि एक बार बारिश बहुत तेज आ रही थी, और मैं अल्बर्ट हॉल का जिक्र करना चाहूंगा। तो मैं स्टूडेंट था म्यूजियोलॉजी का और सर्वे कर रहा था, ये वाला ही जो मैं बता रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ। तो मैंने मेरी बाइक साइड में लगाई, और म्यूजियोलॉजी स्टूडेंट होने का फायदा ये होता है कि आप किसी भी म्यूजियम में फ्री ऑफ कॉस्ट घुस सकते हैं और वहाँ विजिट कर सकते हैं अपना परिचय देने के बाद। मैं घुसा, एक इतनी देर में कुछ एक ग्रुप आया स्टूडेंट्स का, और वो भी भागते भागते घुस गए, और वो है ना क्या बोलते हैं, म्यूजियम तक हम विजिट कर रहे हैं, मतलब म्यूजियम, एक नजर म्यूजियम के ऑब्जेक्ट पे और एक बाहर। तो मैंने बोला भाई आप म्यूजियम आए हो विजिट, तो बोले कौन म्यूजियम विजिट करने आए, हमारा तो मौसम ही खराब था और हम म्यूजियम देखने आ गए क्योंकि ये पास में एक शेल्टर था हमारा। तो उसी बहाने मुझे ऐसा लगा नहीं, इसी बहाने लोगों ने एक शेल्टर को ना ढूंढते हुए एक ऐसी जगह को इन्होंने चूज किया कि थोड़ा बहुत तो देखा उन्होंने। तो मुझे लगा नहीं, म्यूजियम यहाँ पर भी एजुकेटेड कर रहा है लोगों को। फिर महेंद्र जी, इसके जी मैं एक बात बताऊं, मैं पेरिस में थी जी जी और क्या हुआ कि मुझे बाथरूम जाना था जी और जी मैं जी स्टेशन से गई कि वहां होगा, तो वहां म्यूजियम का वो था जी जी टॉयलेट। वहां गई और मैं फिर म्यूजियम एंटर कर गई, और मुझे वहां पे जितने जो सर्वेयर थे और जो गाइड थे वो मुझे एक एक जगह दिखाते गए, जी और मैंने कम से कम 500 फोटोग्राफ ली। और वहां पे लंदन से इतने स्टूडेंट्स आए थे आर्कियोलॉजी के, आर्किटेक्चर के। जब 1-1.5 घंटा हो गया तो मेरी कजिन ननंद को भी मैं साथ में लेके गई थी, तो वो ढूंढते हुए उधर आए, तो उसको उन्होंने एंट्री नहीं दी। वो बोले कि यहाँ तो 50 यूरोस का टिकट है। तो वो बोली मेरी भाभी तो अंदर है। अच्छा, मेरे को कोई टिकट भी नहीं लगा था, जी जी और मेरे को अंदर एक एक जो गाइड थे वो बिठा के समझा रहे थे, पूरी एक एक चीज समझा के 1-1.5 घंटे में मैंने 500 फोटोग्राफ ली। और वो मेरा फोन, मैं हॉलिडे इन में रुकी थी, जी तो जी वहां मेरा छूट गया, वो फोन गुम गया। मुझे अरे, इतना दुख लगा, क्योंकि वहां पे जो उन्होंने वो बनाए थे, कोई एक मटेरियल था जिससे जैसे क्ले होता है या ये जी वाइट जी जो स्क्वायर्स पे लगी रहती, इतने बड़े बड़े रेड कपड़े के ऊपर वो बने थे। मतलब हम्म कैसे बनाए होंगे उन्होंने स्ट्रक्चर्स, एक एक हम्म मूर्ति, एक एक चेहरा। मतलब मुझे लग रहा था कि ये एक्चुअल मार्बल में बने हैं, और वो जी मार्बल में नहीं थे। वहां पे वो जी जी करते थे, लंदन से बच्चे और आर्किटेक्चर से इसलिए आ रहे थे सीखने को। मैडम, वो रेप्लिका कहलाते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट का होता है एक वैसा ही हूबहू उसको क्लोन बनाना। तो हाँ ये जी, म्यूजियम की लैंग्वेज में इसे रेप्लिका बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रेप्लिका बोलते हैं इसे। वो तो देखने लायक था वो जी पेरिस का मैडम। आर्ट। मतलब 1.5 घंटा बहुत कम था मेरे लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाना, और जितने अच्छे से और वो समझा रहे थे एक एक। और पूरे स्टूडेंट्स, कम से कम 100 स्टूडेंट थे लंदन के जो विजिट पे आए थे, जी और हर वॉल पे वो लगे थे रेड
कलर का ऐसे कपड़ा और रेप्लिका बनाने का प्रोसीजर, इट वाज एन अमेजिंग थिंग। मैडम अब आप सोच सकते हैं कि एक नेचुरल कॉल के मतलब उसके लिए गए और आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिल गई। जैसे गॉड नहीं दिखाई हो, मैं तो बस नहीं, बिल्कुल भक्तामर सही कह रहे हैं आप। टेरेस में बैठी, चर्च में बैठी, कहीं पे भी, बस मेरे दिमाग में फुल टाइम ये रहता था कि मुझे भक्तामर को वर्ल्ड में ले जाना, कैसे हर चर्च में बैठ के यार। और मैं कितने साल पहले की बात बता रही हूँ, 10 साल पहले की, जब मैं 2009 में फर्स्ट टाइम पेरिस गई थी, तब की बता रही हूँ, 2009, जी। यानी आज तो 12 साल ही हो गए, तब की बात। खैर काफी समय हो गया। हाँ, उसके बाद हाँ। में 2-3 बार हुआ है हम। हाँ जी, अरे बोलिए। वाह मैडम, बढ़िया, बहुत अच्छा है। क्या ऐसे ही इंटरेस्ट अगर सब में जगता रहे तो म्यूजियम एक मतलब क्या होता है अपने आप में, एक जो जिसके कारण ये एस्टेब्लिश होता है एम को लेके, या इसका जो मोटिव है वो अचीव कर पाएगा। हाँ मैडम, मैं बता रहा था वेदर को लेके, तो उन्होंने विजिट किया। इसके बाद एक मैंने 2-3 दिन बाद दोबारा मैंने म्यूजियम विजिट किया। सर्वे तो मेरा चल ही रहा था, तो मैंने हाँ कहा जी। ठीक है। एक बड़ी फैमिली आई और मैंने उनसे, मतलब एक पुरुष वर्ग था और महिला वर्ग और बच्चे, ऐसे करके करीब 7-8 जने थे वो। तो एक उनसे मैंने पूछा, एक थोड़ी उम्र के थे, मैंने उनसे पूछा, सर आप म्यूजियम आए और आप कोने में खड़े हैं और विजिट भी नहीं कर रहे, कारण क्या रहा मतलब म्यूजियम में? तो उन्होंने एक मतलब बहुत ही अलग कारण दिया। देखो ऐसा है, ये मेरे रिलेटिव हैं और ये वाला वाला ये हमारे लगते हैं रिलेशन में। मैं इनके घर पे गया था तो इन्होंने मुझे विजिट करवाया था। अब ये मेरे पास आए हैं तो मैं इनको विजिट करवा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ ये है तो इसलिए करता हूँ। तो लोगों की ये भी मेंटलिटी रही है, और लेकिन उसके पीछे का ये कारण रहा है कि ये म्यूजियम तो विजिट करा मतलब लोगों ने, इसके अलावा कई जने होते हैं। इंदर जी, आपको ये बताऊं, मैंने दुनिया के हर म्यूजियम देखे होंगे, मतलब अगर इंडिया में भी छोटी से छोटी जगह है, क्योंकि जी। मेरे फादर जब हम लोग को घुमाने ले जाते थे, उनका बिल्कुल पक्का था कि म्यूजियम, वहां का फोर्ट, वहां का किला, और हर जगह बेस्ट ऑफ गाइड लेके, सबसे एक्सपेंसिव गाइड लेके, तो हम लोगों को हर जगह की हिस्ट्री पता है, हर जगह का कल्चर पता है, हर जगह का म्यूजियम। आजकल के तो बच्चे 5 स्टार होटल में बैठे, मैं अपने बच्चों को लेके गई 2 बार जयपुर म्यूजियम, ये इधर से दौड़े उधर, वापस 5 स्टार होटल में बीन्स ऑन टोस्ट खा लिए, उनको अपने एसी में बैठे हैं। मैं सोची कि जो मेरे पिताजी ने मुझे दिखाया मैं भी अपने बच्चों को दिखाऊं, बिल्कुल सही पर बात है उनको उतना इंटरेस्ट ही नहीं था। मैडम। इंटरेस्ट इसलिए नहीं था ना क्योंकि म्यूजियम अपने एफर्ट्स नहीं लगा रहा है। अब आप ऐसा कोई इंटरेस्टिंग, ऐसा कुछ एक्टिविटीज करें या कुछ एग्जीबिशन लगाएं, वर्कशॉप लगाएं, तो इंटरेस्ट खुद क्रिएट करना पड़ता है। एक शब्द है म्यूजियम फटीक, म्यूजियम बोरियत क्रिएट करता है मतलब। लेकिन जब आप म्यूजियम को एक बार विजिट करते हैं, दूसरी बार विजिट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, मैं 10 साल पहले आई थी यहाँ पर, ये ऐसा कैसा है। लेकिन म्यूजियम इस चीज को भी निदान पा चुका है। इससे बोलते हैं म्यूजियम फटीक्स। म्यूजियम बनेगा जो जलगांव में जैन जी इरिगेशन वालों ने बनाया, या दादा वासवानी का जो बना है जी पुणे में, जी। वैसा म्यूजियम होगा तो आप हिल ही नहीं सकते। वो फील है, वो यू आर लिविंग इन दैट म्यूजियम। वैसा म्यूजियम बनेगा तो मैं गारंटी से कह रही कि यंगस्टर हो चाहे मॉडर्न एरा के हो, वो उसके बाहर आएंगे ही नहीं। दे विल एंटर ईच दिस थिंग एंड कम आउट। स्टडी सिखाने का सबसे बढ़िया माध्यम है वो। मैम एक इंस्टीट्यूशन एरिया है, एक म्यूजियम को बोलते हैं एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्लेस है म्यूजियम, जहाँ पर कभी कोई अंत नहीं है कि आपको इस एज में ही जाना है। आप जब तक जीवित हैं आप म्यूजियम विजिट करो, आपको हर विजिट पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो आप बता रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट तो लाना ही पड़ेगा म्यूजियम वालों को, और म्यूजियम को विजिट करने वालों दोनों को ही अपनी तरफ से हाथ बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके एक म्यूजियम होगा। और मैडम ये म्यूजियम का जो आपने बताया इंटरेस्ट कम आता है, तो म्यूजियम का एक स्टोरेज होता है, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा इसके बारे में। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, म्यूजियम का जो कलेक्शन होता है उसके पास एक स्टोरेज होता है। हर एक कलेक्शन को लेके एक स्टोरेज होता है। वेयर तो वो हाउस होता है। हाँ, वेयर हाउस कह लें, या एक वेयर हाउस तो नहीं कह सकते इसे, कि वेयर हाउस में तो एक अपन अलग ही मतलब अपना एक एडिशनल चीजें हैं उसको अपन सुरक्षित रखते हैं। लेकिन स्टोरेज एक बहुत इसका फुल प्रूफ होता है, एक बंकर होता है एक तरीके से बेसिकली म्यूजियम एक्चुअली ऑब्जेक्ट। महेंद्र जी, हमने जब म्यूजियम वालों के साथ काम किया तो स्टोरेज में हजारों मूर्तियां बंद पड़ी हैं, जैन जैन मूर्तियां नीचे वेयर हाउस में पड़ी हैं, क्योंकि डिस्प्ले को जगह नहीं है।
और हम वो ही चाह रहे हैं कि वो जो मूर्तियां वेयर हाउस में पड़ी हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सबको निकाल के, चाहे वो दिल्ली में चाहे नागपुर में, उनका डिस्प्ले होना चाहिए। वो नहीं क्यों नहीं मैम, पड़ी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन मैम स्टोरेज में इतनी सारी मूर्तियों का एक कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे एक हमें जो म्यूजियम मैनेजमेंट में एक बताया जाता है कि स्टोरेज में जो भी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में है अभी एट प्रेजेंट किसी म्यूजियम का, उसका 80% स्टोरेज में होता है। इसलिए रखा जाता है स्टोरेज के अंदर, दो कारणों से रखा जाता है उसके अंदर, स्टोरेज के अंदर इतना सारा जो आपने देखा ऑब्जेक्ट। मुझे नहीं पता आप किस म्यूजियम की बात कर रहे हैं। सिर्फ आपको नागपुर में स्टेट म्यूजियम है, अब वहां पे जी 24 तीर्थंकर की मूर्ति है, अब जी उन्होंने वो ओपन में रखी है। जी जब हम गए, मैं निर्मल सेठी जी गए, तो हम लोगों ने मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा, आर्कियोलॉजी को, कि भाई ये बारिश में पड़ी हैं 24 मूर्तियां, या तो इनको अंदर म्यूजियम में रखो या हमें दे दो, तो हम जी। लोग 10-20 लाख लगा के एक गैलरी यहाँ बना देते हैं। तो हम्म। उन वो बोलने लगे ये तो एक सी मूर्तियां हैं, इसलिए हम 2 डिस्प्ले कर रहे हैं अंदर। अब उन्हें नहीं पता कि 24 तीर्थंकर की अलग अलग है, हर का एक सिग्निफिकेंस है, हर का चिन्ह अलग है, हर का वो है। तो फिर अभी हमारी कोशिश है कि भाई आप अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते सन से, हीट से, इससे, तो आप हमें दे दो, हम एम्पी थिएटर बना देंगे, हम अच्छे से अपने उसको डिस्प्ले कर देंगे, चाहे। जी जी। तो ये बात, हाँ जी, आप आगे बोलिए। मैडम एक्चुअली क्या है कि आलते जैसे उनके पास कलेक्शन इतना ज्यादा हो चुका है जहाँ की आप बात बता रहे हैं, और उनके पास इतने उसको लेके सेम ऑब्जेक्ट बहुत सारे होंगे। वो बोलते हैं ना, जिसके पास जो चीज होती है उससे उसकी कदर नहीं होती है, एक जी शब्द है ना, क्या बोलते हैं, तो वही है। बाकी स्टोरेज का रोल ही ये रहता है मैडम, जैसे आपने म्यूजियम विजिट करा और आपने 1 साल बाद विजिट करा, तो स्टोरेज में होता है कि एक्सचेंज, मतलब कि उस चीज को जो डिस्प्ले थी उसको स्टोरेज से चीजों से रिप्लेस करना, फिर एक नई चीज को एक करना, डिस्प्ले करना, जिससे कि एक म्यूजियम में एक इंटरेस्ट बना रहता है। दूसरा यस। ये होता है कि म्यूजियम के अंदर कई ऑब्जेक्ट होते हैं वो समय के साथ या इतना, क्योंकि हर एक म्यूजियम में हर एक का नेचर अलग होता है ऑब्जेक्ट का। सपोज कोई टेक्सटाइल है तो उसका एक लक्स होता है, मतलब एक हीट होती है, तो टंगस्टन में रहना चाहता है, फ्लोरोसेंट लाइट में रहना चाहता है, तो एक अलग अलग वे है, और एक समय बाद उसे हटाना पड़ता है, उसे कंजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर भी स्टोरेज का बहुत बड़ा रोल है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट गया है, कंजर्वेशन के लिए गया है, ट्रीटमेंट के लिए गया है, तो उसकी जगह वो रिप्लेस ले लेता है। तो स्टोरेज का वो रोल रखा जाता है म्यूजियम के वे से। और बाकी जो आप बता रहे हैं कि भारी तौर पर वो डिस्प्ले कर रखा है, उन्होंने रख रखा है, तो उनके पास बहुत ज्यादा होगा कलेक्शन, 100% बहुत ज्यादा होगा, सेम होगा, इस कारण से जैसे उन्होंने। महेंद्र जी, हम लोग यहाँ के आर्कियोलॉजी के एक प्रोफेसर के साथ हम ये पूरे महाराष्ट्र ट्रैवल करे थे, जी चंद्रपुर, विनोबा भावे के आश्रम, जहाँ जहाँ मूर्तियां मिली थी, जी लेकिन जी। अब वो नदी किनारे ही पड़ी है। पार्श्वनाथ भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति है, पेड़ हम्म पौधे चढ़ रहे हैं चंद्रपुर में, अब हम्म। कोई उठाने वाला नहीं है, जाने को भी एक क्रेन लगेगी तब उठा के वो ला सकेंगे, क्योंकि वो खुदाई में मिल गई या नदी का पानी कम हुआ तो हो गई। जैसे हमारी फैक्ट्री थी, पेपर फैक्ट्री सानोदा की, जब जी पानी सूखा तो वहां बड़ी बड़ी 12 फीट लंबी और ऐसी मूर्तियां मिली 24 तीर्थंकरों की। तब मेरे ताऊजी ने एक ट्रक में उनको रख के वहां का जो नियरेस्ट म्यूजियम था ललितपुर का, या वहां वहां भेजती थी। तो जी ऐसे हम लोग यहाँ से सेलू गांव में 2 बड़ी आदिनाथ की मूर्ति मिली, तो उन जी लोगों ने छोटा सा कमरा में एक मंदिर बना दिया जो पब्लिक आके दर्शन करती। फिर जी और गांव गए थे तो कहीं किसी ने वो गेरुआ रंग पोत के देवी देवता बना के वहां पूजने लगे लोग। ऐसे हम लोगों ने कम से कम 25 गांव ऐसे हम लोग गए, मैं, भागचंद जी भास्कर, जो आर्कियोलॉजी और ये जीर्णोद्धार से है महासभा से, और वो खोपरा गढ़े जो आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर थे, जो जैन नहीं है लेकिन उन्होंने जैन उस पर बहुत बड़ा काम किया। उनके अंडर में एक पूनम करके लड़की थी जिसने ये जी। पूरे गांव की मूर्तियों पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। वो ही मुझे लेके गए थे कि मैडम देखो ये पुरानी मूर्तियां, आप इनको एक संग्रहालय बना लीजिएगा। मेरे मैडम आप फादर जो रिसर्च था, उनके साथ गए थे हम, मेरे जी ससुर जी। जी के साथ। मैडम आपने अभी जिक्र किया ना कि जैसे कई मूर्तियां थी जिसे लोगों ने अपना एक देवी देवता बना दिया, उस पे जो भी सिंदूर वगैरह करके पूजा पाठ करते हैं, तो मैडम ये बहुत बार देखा गया है। कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इतनी लेयर चढ़ने के बाद पहचान में नहीं आते और बहुत प्रीसियस होते हैं, पिलर्स हुए, मैनस्क्रिप्ट्स हुई, और ये काफी बहुत ज्यादा वैल्यूबल होते हैं, लेकिन लोग अपनी एक उसके कारण उसको करते हैं, तो ये ह्यूमन वेंडलिज्म ही हुआ एक तरीके से। और कई देखिए, ऐसे। हाँ, इतना बताना चाहूंगी महेंद्र जी, जब हम लोग कंबोडिया गए थे
जी कंबोडिया का जो अंकुर वाट टेम्पल है, जी जिसमें रोज के 5 लाख विजिटर्स आते हैं, वहाँ जी हमारे जैनिज्म के हिसाब से 52 जिन चैत्यालय हैं जो हमारे आते हैं। वहाँ 52 पिलर्स हैं, 80 जिन चैत्यालय, 80 वो है। और वहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है जी फण के साथ, और उसकी मैं वीडियो बना के लाई। तो जब मैंने हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी को दिखाया, पूरे 22 हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे थे, तो जब जी वो क्वेश्चन कर रहे थे कि ये जैन मूर्ति कैसे है और बुद्ध क्या है या जैन, तो उन्हीं की हेड खड़े होके बोली कि इस पे तो आप अकेले एक मूर्ति पार्श्वनाथ पे एक बुक लिख सकते हो, ये जो आप बिल्कुल मूवी सही, बिल्कुल सही। वहां का जो म्यूजियम है, अंकुर वाट टेम्पल का म्यूजियम, वहां की हम 2 वीडियो लेके आए थे $200 की। मैं सेठी जी, जब मैं म्यूजियम बनाऊंगी तो उस स्टैंडर्ड का बनाऊंगी। वहां नहीं नहीं हजार मैम आप, की एक साथ रखी हैं मूर्तियां। जब म्यूजियम बनेगा तो उस स्टैंडर्ड का बनेगा, ऐसे छोटा मोटा नहीं बनेगा। नहीं नहीं वर्ल्ड मैडम आप बिल्कुल वर्ल्ड क्लास, और म्यूजियम बनना भी ऐसा चाहिए कि म्यूजियम तो खैर बहुत हैं, लेकिन एक यूनिक म्यूजियम बने। और ऐसा नहीं कि अभी के इन्वायरमेंट को देखते हुए आज से 20 साल बाद भी ऑडियंस से हाँ टच में रहे और इंटरेस्ट बना रहे उनका, तो ऐसा ही म्यूजियम डेवलप होना चाहिए। क्या बोलते हैं मैडम? तो आपने जिक्र किया आपने। महेंद्र जी, ये जी स्पेशल चिल्ड्रन को जो अंधमुख है, मैं कब से उस पे काम कर रही हूँ कि ब्रेल बन जाए भक्तांबर की, भक्तांबर जी श्लोक के जो अंधे बच्चे भी पढ़ सके जी भक्तांबर श्लोक। जी 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 तो क्योंकि मैंने इन बच्चों पे काम किया है, मैंने उनको हियरिंग एड्स दिए थे विद सोलर कैपेसिटी, ऐसे हमने 1200 बच्चों को दिए थे, अरे मैडम बहुत बहुत सही काम सोलर किया आपने। बैटरी ऑपरेटेड, 5 स्टेट के स्कूल में दिए थे। तो जी उन बच्चों को जब हम लोग ये देंगे ब्रेल, अंधे बच्चों को, और जो बोल जी नहीं सकते उनको, तो उनको कितना इम्प्रूवमेंट होता उनका विजन में, उनके आईसाइट में, उनकी हियरिंग एबिलिटी कितनी इम्प्रूव जी होती है श्लोकास सुनने से, उसको फील करने से, यंत्र को फील करने से। उसके ऊपर हम रिसर्च भी करना चाहेंगे। तो मैडम मतलब म्यूजियम एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, म्यूजियम एज एजुकेशनल। मैम बिल्कुल सही कहा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाला है, और हर उसके लिए, हर इंसान के लिए जगह है उसके पास, चाहे वो स्पेशली हो और नॉर्मल हो, हर लोगों के लिए जगह है। मैडम आपने एक जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले कि आपको कई ऑब्जेक्ट मिले और आपने देखा भी। तो मैं एक सर्वे पे गया था और किसी मेरे दोस्त ने बताया था कोई खेत में एक पिलर बना और उस पर कोई कुछ लिखा हुआ था अंकित, कोई लिपि में लिखा हुआ था। तो मेरा एक दोस्त है, मित्र है, तो उसको संस्कृत का अच्छा ज्ञान है और हाँ जी, ब्राह्मी लिपि वगैरह का भी अच्छा ज्ञान है। तो हाँ, हम ब्राह्मी फोन लिपि पे मैंने टेलीफोनिक। भी बहुत काम किया है। वो जी 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 मैम। का बुक है, जी उसके ऊपर मेरे फादर इन लॉ ने कि ब्राह्मी लिपि आदिनाथ की पुत्री ने लिखी थी, इसलिए उसका जी नाम जी जी ब्राह्मी है। और आचार्य मुनि मल्ली सागर महाराज जी ने आचार्य विद्यासागर जी की मूक माटी पूरी ब्राह्मी में करी है। जी तो जी ब्राह्मी लिपि सबसे पहली लिपि है जो आदिनाथ भगवान की पुत्री ने की थी। और ये इसका जिक्र कॉइन्स ऑफ गोल्ड एज बुक में भी है, सीजे ब्राउन की बुक में है। ये सीजे मैम। ब्राउन की जो बुक है मैम आपकी उस पूरी फैमिली में मतलब म्यूजियम जो फील्ड से है ना, मतलब मैं आपकी बातों से मतलब इतना बल्कि मैं सेशन ये था कि मैं कुछ बताऊंगा, लेकिन मुझे आपसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है, या आपसे ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं आप म्यूजियम फील्ड के ही हो, कोई आप कोई बाहरी परिवार से नहीं हो, इसी परिवार से, संग्रहालय परिवार से ही हो आप, मतलब इतना नॉलेज है आपको मतलब मैडम। और मैं बोल रहा हूँ आप जो म्यूजियम का आपने एक सपना देखा है, वो म्यूजियम का 101% मैं बता रहा महेंद्र हूँ कि भैया, आप। जी हाँ जी, बोलिए गौरव जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ, गौरव जी। महेंद्र भी है, तो ज्ञान तो अथाह सागर भरा हुआ है, लोग भी काफी जुड़े हुए हैं। जी 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 बस जुड़े रहना थोड़ा सा मुश्किल है, गायब हो जाते हैं कभी कभी। नहीं नहीं नहीं, मैंने मैडम से पहली बार इंटरेक्ट हो रहा है, मैडम से मेरा पहली बार, और ऐसा लग नहीं रहा कि मैं तो मतलब अच्छा, मैडम से एक पहली से बार। दूसरे में शिफ्ट होते रहते हैं। 1 घंटा ऊपर हो गया, तो अब हम महेंद्र जी जी वाइंड अप करेंगे। आप रैप अप कर जी लीजिए अपना सेशन, जी जी पास जी करेंगे। मैं जरा सा जया जी का केस स्टडी दिखा दूं। जी जी और आराम से आराम से। मैं क्यों म्यूजियम में इतना जानती हूँ, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने जी 12 साल रिसर्च किया
कि जी। जैनिज्म के आदिनाथ कौन थे, और एवरी डे 12 घंटे उन्होंने काम किया, और उनका वर्क मैं रोज टाइप कराती थी, तो मैंने भी उनके साथ 12 साल काम किया। इसलिए नहीं कि मुझे आदिनाथ कौन थे उसमें इंटरेस्ट था, मुझे मेरे फादर इन लॉ का काम करना था, क्योंकि वो एक संत थे, गृहस्थ संत, तो उनका काम करने की वजह से मुझे ये, वरना मुझे हिस्ट्री में तो इंटरेस्ट था नहीं, मुझे कॉन्वेंट स्कूल में नींद आ जाती थी जैसे हिस्ट्री पीरियड आता था और मुझे वही हिस्ट्री पे प्रेजेंटेशन देना पड़ गया यूनिवर्सिटी लेवल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को। तो मेरे फादर इन लॉ की वजह से मैं इतना कुछ जान सकी, और फिर निर्मल सेठी जी की बहुत इच्छा थी कि नागपुर में ही म्यूजियम आए, मंजू जी आपके ही सानिध्य में, तो पता नहीं अब भगवान की क्या इच्छा है। नहीं जो नहीं भी मैम, हो। अब 100% लगता भी है, और एक वाइब आती है ना, एक पॉजिटिव वाइब कि हाँ आपका ये मतलब कि ड्रीम जरूर साकार होगा। और मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसा म्यूजियम बनेगा जो एक अलग ही अपनी पहचान रखेगा। जी जी, थैंक यू। मैं जस्ट जरा सा जी मैम, जया जी का वो दिखा दूं, एक सेकंड, अगर मेरा खुल जाएगा तो इनके केस स्टडी जरा सा दिखा देती हूँ। जया रखेजा जी का पीएचडी वर्क दिखा दो। जया जी का बहुत सुंदर काम, मैंने बताया ना कि 68 केस स्टडी इन्होंने किए हैं। मैडम बहुत ही बढ़िया काम किया है इन्होंने। शायद वो खुल नहीं रहा है, जिसको भी देखना है। मैंने गौरव आपके उस पे भेजा है, गौरव गौरव आपके व्हाट्सएप पे जी दीदी। भेजा, गौरव आपके व्हाट्सएप पे भेजा, अगर आप दिखा सकें जया जी जी का। दीदी, आप दिखा सकते क्या व्हाट्सएप से? मैं दिखा सकते? देता हूँ दीदी, दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए। मैं दिखा देता हूँ। हाँ जी, आप दिखा। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं जया जी का काम, जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है। आपका मैसेज नहीं बहुत आया सुंदर दीदी? काम। आपने किस गौरव को भेज दिया? ओ हाँ, किसी और गौरव को भेज दिया, ठीक है। 8-10 गौरव थे, मैंने कोशिश तो करी 5 को दिया, व्हाट्सएप और ऊपर जाता नहीं है, तो मैं एक सेकंड फिर से भेजती हूँ आपको, एक सेकंड। हाँ ठीक है, 1 मिनट भेजती हूँ, ठीक है। जब तक आप को रैप अप कर सकते हैं। अच्छा, आपको इस पे भेज दूं गौरव जी, जो आपने ईमेल भेजा है उस पे भेजूं क्या? इसमें ईमेल पे भेजूं क्या? नहीं नहीं, ये तो सारे उनके हैं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। आपने जो अभी बोला था ना, हाँ जी, उनके। ओके ओके ओके, ठीक है। जब तक आप अपना क्लोज करिए सेशन, फिर हम वो करते हैं। महेंद्र धन्यवाद जी को मैडम। बोलिएगा क्लोज करने के लिए। जी धन्यवाद मैडम। हम्म। मैम बस यही था जो मैंने डिस्कशन किया, क्या बोलते हैं कि म्यूजियम को लेके, और मैं थोड़ा सा अपनी एक जो हम सर्विस वगैरह देते हैं म्यूजियम को लेके, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हम बिल्कुल डील करते हैं बिल्कुल म्यूजियम को। बिल्कुल, आप अपना पूरा टाइम लें, बिल्कुल कोई जी दिक्कत जी धन्यवाद मैडम। जैसे हमारी मैंने बताया कि मैं एक म्यूजियम प्रोफेशनल हूँ और म्यूजियोलॉजिस्ट हूँ, और हम म्यूजियम वगैरह पे वर्क करते हैं स्टैब्लिश पे। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहूँगा कि हम क्या क्या वर्क करते हैं। तो हम सबसे पहले हम म्यूजियम स्टैब्लिश करते हैं। अगर कोई किसी म्यूजियम ऑब्जेक्ट है और उनको एक म्यूजियम स्टैब्लिश करवाना है, तो ये पूरा प्लानिंग वगैरह, डीपीआर बनाना और उसको प्रेजेंट करना, पूरा स्टैब्लिश करना, ये हम करते हैं। इसके अलावा जो किसी के पास म्यूजियम बिल्डिंग भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और उनके जो कलेक्शन है या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, तो डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। इसके अलावा जो म्यूजियम स्टोरेज है, उसे रीऑर्गेनाइज करने का भी काम, मैनेजमेंट का हम करते हैं। इसके अलावा एग्जीबिशन वगैरह में भी डील करते हैं। एग्जीबिशन चाहे टेम्पररी हो, परमानेंट हो, उसका भी हम करते हैं। इसके अलावा जो म्यूजियम के जो डिस्प्ले होते हैं, जो मेन उसे कहा जाता है कि म्यूजियम की आत्मा कहा जाता है कलेक्शन और डिस्प्ले को, तो हम म्यूजियम डिस्प्ले भी करते हैं। म्यूजियम सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आजकल तो बहुत सारी चीजें हो गई है, सीसीटीवी वगैरह हो गया, फायर डिटेक्टर हो गया, स्मोक डिटेक्टर हो गया, अलार्म हो गए, और बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी है। इसके अलावा ऑडियो वीडियो गाइड है, स्लाइड शो है, और बहुत सारी चीजें जो डिजिटल फॉर्म को हम करते हैं, मतलब कंप्लीट करते हैं, वो सारी चीजें हम डील करते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट खराब हो जाता है या ऐसी उसकी कंडीशन है कि वो डिस्प्ले के अंदर रखा नहीं जा सकता, तो उनका कंजर्वेशन भी हम करते हैं। हमारे कई एक्सपर्ट टीम है हमारी।
और उसे कंजर्व करते हैं, उसको इन फ्यूचर के लिए सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा कैटलॉग्स कार्ड्स हैं म्यूज़ियम के अंदर, इंडेक्स कार्ड है, एक्सेशन रजिस्टर है, मूवमेंट रजिस्टर है, कंडीशन रजिस्टर है। ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं जो म्यूज़ियम के अंदर हम उन सारी चीज़ों को के साथ डील करते हैं। तो ये मेरी ब्रीफिंग है, ये सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है और मुझे 10-11 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड के अंदर और मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए गेस्ट फैकल्टी में कई मैंने क्लासें भी ली हैं और मैं थैंक्स करना चाहूँगा सबसे ज़्यादा प्रोफेसर BL सेठी साहब का। और उन्होंने ही मेरे को एक मतलब एक बोलते हैं ना एक मतलब पुश करना या मेरे को एक आगे बढ़ाना कह सकते हैं, क्योंकि जब सेठी जी एक यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे अपने सेठ मोतीलाल कॉलेज के, और उनके पास एक प्रपोजल आया था, एक प्रोजेक्ट आया था म्यूजियम इस्टेब्लिश को लेके। तो मैं उस दिन को धन्यवाद देना चाहूँगा जब प्रोफेसर BL सेठी साहब ने मुझे कॉल किया कि हमें एक ऐसा म्यूजियम इस्टेब्लिश करना है और बनाना है, ये बजट है, ये है। तो वो मेरा एक पहला काम था और मैंने किया वो उनके सानिध्य में, और मेरा जितने एफर्ट्स थे मैंने करे, और वो आज भी म्यूजियम है और एक पहला म्यूजियम है उस यूनिवर्सिटी का और आज भी डेवलप है। तो उसके बाद तो फिर मैंने बहुत वर्क किए, कंजर्वेशन ट्रेनिंग करी, अल्बर्ट हॉल में भी करी, पुष्कर के अंदर एक, अगर आप लोगों में से किसी ने पुष्कर का पुराना रंगनाथ जी का मंदिर विजिट किया हो तो जी वो मैं 150 साल से जी किए। हाँ जी क्या सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, पुष्कर में एक पुराना रंगनाथ जी का मंदिर है और वो साउथ बेस्ड मंदिर है और विष्णु भगवान का है जो सर्प पे सोए हुए हैं, तो उसको भी हमने कंजर्व किया है। इसके अलावा ओम टावर के अंदर भी है एक म्यूजियम शाकाहारियत को लेके, और जैन समुदाय से रिलेटेड है वो म्यूजियम जो शाकाहारियत को प्रमोट करते हैं, और मेरे हिसाब से पूरे इंडिया के अंदर पहला म्यूजियम होगा जो शाकाहार पे होगा कि शाकाहारियत से क्या क्या फायदे हैं, उन सारी और वो अहिंसा को लेके है वो। इसके अलावा आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो मेरी थीसिस रही है हर्षनाथ टेम्पल पे रही है, जो 9th-10th सेंचुरी के स्कल्पचर थे उनका डॉक्यूमेंटेशन मैंने पहली बार डॉक्यूमेंट किया है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं जो 21 पॉइंट हैं उसके अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन की शीट होती है और उस फॉर्मेट में मैंने किया है। इसके अलावा मैं JJT यूनिवर्सिटी में म्यूजियोलॉजी विषय का को गाइड भी हूँ और अभी एट प्रेजेंट मैं डागर आर्काइव्स पे काम कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको डिजिटल फॉर्म में डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और मैंने PDF के लिए भी अप्लाई किया है और देखते लेट्स सी क्या होता है। तो मैडम ये मेरा एक सामान्य परिचय है और बहुत ही छोटा सा परिचय है जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया, और म्यूजियम का कुछ जो टॉपिक्स थे या म्यूजियम के बारे में थोड़ी डिटेल थी मैंने इस जूम मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश किया। आई विश आप लोगों को कुछ मैं बता पाया हूँगा म्यूजियम के बारे में। खैर मंजू मैम तो पहले ही मतलब बहुत है मतलब इस नॉलेजेबल है इस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी मैं बता पाया तो उसके लिए आप लोगों ने मेरा सुना इतनी देर, उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। या थैंक यू डॉक्टर महेंद्र जी, आपने इतने अच्छे से समझाया, इतना डीप नॉलेज दिया, और हम तो आपको जब तक के वैसा बना नहीं लेंगे तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत और धन्यवाद मैम। मैं चाहूंगी कि गौरव जी इस सेशन को कंक्लूड करें। गौरव जी। गौरव जी। महेंद्र भैया का बहुत बहुत थैंक यू, इतना आज बिजी शेड्यूल होते हुए भी टाइम दिया हम लोगों को। और वेलकम सर, वेलकम। दीदी एक PPT नहीं PDF मैंने शेयर किया है जया जी राकेशा का, जो आप अच्छा, बोल रहे थे। तो अभी दिखा रहे हैं आप सबको? हाँ हाँ जी, हाँ दिखा दीजिएगा 2 मिनट में। सबको दिखाई दे रहा होगा। 1 सेकंड। हाँ जी, देख लीजिएगा, इनका ये क्वेश्चनेयर है। हाँ जया जी को भी अनम्यूट कर दीजिए तो वो समझा सकेंगे। और ये केस स्टडीज हैं, जो 68 केस स्टडी इनके पूरे हाँ है।
और पूरा एक एक पेशेंट का फोटोग्राफ के साथ उसका हिस्ट्री, उसका किसी का फोन चोरी हुआ है तो आप 13 नंबर श्लोक पढ़िए तो आपका फोन मिल जाएगा। लॉस्ट दीदी पेरिस वाला आपका बोलिए। जया जी आप बोलना चाहेंगी अपने आप बोलिएगा। मैंने पम बीजाक्षर और 33 नंबर श्लोक पे ही मोस्टली पेशेंट्स को ट्रीट किया है और 3 टाइम हीलिंग देती थी। और उन लोगों को जैसे थोड़ा लंबा टाइम मिला तो उनके कोई आईसीयू में थे तो उनके पेरेंट्स को बोला कि आप घर में अनुष्ठान करो, तो नमक छोड़कर जैसे आपने बताया हुआ मंजू जी वैसे ही उन लोगों ने अनुष्ठान किया। मैंने अभी शेयर किया था उस टाइम कि मेरे अपने भतीजों को 106 फीवर हो गया था, एज 13 ईयर्स ओल्ड। तो ऑल ऑफ सडन भाभी का फोन आया कि दीदी, क्योंकि मेरी मम्मी की 1 साल पहले डेथ हो गई, बोले मम्मी भी नहीं अब क्या होगा, दीदी आप कुछ भक्तांबर का करो, कुछ भक्तांबर का करो। तो 1:30 बजे से हम लोगों ने उसको हीलिंग देनी शुरू की, पानी के नीचे डाला, कुछ उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। हमारे यहाँ दवाई का बिजनेस है प्लस भक्तांबर का बहुत ज्यादा है। मैंने वहीं से इंस्पिरेशन लेके मंजू जी के कांटेक्ट में आई हूँ और मेरा जीवन धन्य हो गया सही में। ये बार बार मुझसे निकल जाता है। और उसको हमने हीलिंग दी तो रात में उसको दवा का भी असर नहीं हो रहा था। क्रोसिन 3 डोज दे रहे थे उसको लेकिन नहीं उतर रहा था। सुबह तक उसका बुखार 103 आ गया। हाँ तो वो 104 से 103 आया होगा। 106 मतलब पागल हो जाता है आदमी, सरवाइव नहीं करता है। क्योंकि हमारे यहाँ दवाई का ही होलसेल का बिजनेस है, हमारे भाई लोगों को अच्छा नॉलेज है मेडिसिन का। तो बोले दीदी किसी तरह से नहीं उतर रहा था। हम लोगों ने सोचा बस ये बच्चा 10-15 मिनट का ही मेहमान है, लिटरली रोने लग गए थे। लेकिन ये भक्तांबर का चमत्कार हुआ कि हाँ, अभी मधु भी बताएगी, मेरी सिस्टर है यही सामने, वो भी बताएगी कि सही में ये तो चमत्कार हमारे घर में हुआ है। उसके बाद उतरा अचानक तो फिर चढ़ा ही नहीं उसको, एकदम ठीक हो गया मंजू जी। हाँ जी हाँ जी हाँ। और उसके बाद से उसकी मम्मी डेली भक्तांबर चैंटिंग हम लोगों के साथ हीलिंग सेशन में कर रही है। हाँ। उसको नहीं आता था, हम लोगों ने उसको शुद्ध करवाया और अभी डेली चैंटिंग कर रही है हीलिंग के लिए। वो कहती है एक दिन आएगा मैं 48 श्लोक पूरे सीखूंगे वहाँ। बहुत सुंदर। और एक नहीं सारे, ये राजेश जी बेंगानी का जिनका पहला केस दिया है, इनकी फैमिली में पूरे के पूरे कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो इनको भी पता चला तो इन्होंने बोला आंटी कुछ करो मेरे लिए क्योंकि मैं एकदम घबरा गया हूँ। तो इन लोगों को हम लोगों ने चैंटिंग की और अपनी हीलिंग दी। और मैं कहा देखो साथ साथ में विश्वास रखो। तो मंजू जी का सेशन था तो मंजू जी से भी हीलिंग करवाई, हम लोगों ने भी हीलिंग की और ये विद इन 7 days सारे परफेक्ट हो गए। हाँ मैं तो आपके सामने हूँ मंजू जी। जय जिनेंद्र। हाँ, मेरे खुद के 4 स्टंट लगे हुए हैं, लेकिन जब से भक्तांबर के पीछे लग गई हूँ तब से मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और मंजू जी आपको एक ऐसा हैंड दे रही हूँ आज मैं। आप एनी टाइम इसको इनके गांव में, ये बिहार के पास रहते थे, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई अभी 3 साल पहले। तो इनको कुछ भी नहीं आता था, लिटरली ये कुछ नहीं, मतलब वहां क्योंकि साधु साधुओं का आना नहीं होता था, वहां अपने जैनियों का एक ही घर था इनका। लेकिन अब ये भक्तांबर श्लोक के कारण इसमें बिल्कुल हर तरह से चेंजेस आ रहे हैं और डेली हीलिंग के अंदर ये चैंटिंग करती है। यामिनी ने दिया था ना प्रोग्राम मंजू जी, डांस। और उसके 4 बेटियां हैं। वो मेरी बेटी है। बहुत सुंदर किया था, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। आप इसमें भक्तांबर के लिए इसकी काया पलट हो गई है बिल्कुल। हस्बैंड इतने शरीफ थे, इतने अच्छे थे, उनको एमएनडी हो गई। काश मैं उस टाइम अगर आपके संपर्क में आती तो उनको भी हम सरवाइव कर लेते। अब बहुत अफसोस होता है कि हम लोग लेट हो गए, लेकिन नियति के आगे कुछ नहीं कर सकता आदमी। हाँ, लेकिन अब हम मधु को आपके सुपुर्द करते हैं कि मधु आप जिस टाइम कहेंगे ये चैंटिंग करेगी ये। हाँ जी बिल्कुल। और दर्शिता जी है हमारे साथ। दर्शिता जी आप वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट कर दीजिएगा। गौरव अनम्यूट कर दीजिएगा दर्शिता जी को, वो सारे पीएचडी ग्रुप वालों को थैंक देंगे। मंजू जी मैं आपसे बाद में बात करूंगी कि इस पीएचडी वाले जो थीसिस गई है इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ सीरियल थोड़ा आगे पीछे है तो हमको थोड़ी सी फुटनोट ऑफ बिब्लियोग्राफी पे काम वो करना पीछे जाना था, गलती से बीच में लग गया, रात में ध्यान नहीं दिया, बस उसकी मिस्टेक रह गई है बस। हाँ फुटनोट ऑफ बिब्लियोग्राफी थोड़ा वो लास्ट में लगा दूंगी। वो मेरे को समझ में आ गया था, मैंने गलती, मैं कहा मुझे आज भेजनी है, इस चक्कर में मैंने भेज दिया, उसको पीछे लगा दूंगी मैं। जी जी जी। दर्शक के अलावा और कुछ होगा तो जरूर बताइएगा आप। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ
दर्शिता जी आप वोट ऑफ थैंक्स को दे दें, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक्स अ लॉट सबका। मंजू दी, जय जिनेंद्र, आपको सुबह आपसे होती है, रात भी आपसे ही होती है, सपने में भी आप ही दिखाई देते हो, पूरा दिन ये भक्तावर 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 ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, और ये पीएचडी ग्रुप में जुड़ने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, और सबको मेरी ओर से जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, अगले संडे फिर मिलेंगे। ये जो आप चीज यहाँ सीखेंगे वर्ल्ड में कहीं नहीं सीखेंगे। जय जिनेंद्र। जय टू क्रिएट म्यूजियम, हाउ टू क्रिएट। थैंक यू, एंड थैंक यू गौरव एंड विजयन, विश्व भारती, लाडनू एंड लंदन, सब थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जी। थैंक यू सभी से, थैंक यू, और स्पेशल थैंक्स फॉर मिस्टर महेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बहुत बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के। थैंक यू गौरव जी, अच्छे बल्कि से मेरे को समझाया। आपका धन्यवाद देना चाहिए कि आपके लोगों के साथ मुझे काफ़ी चीज़ें मतलब सीखने को मिली, स्पेशली मंजू मैम से। और गौरव जी का तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इतना फैमिलियर लगा उनसे बात करने के बाद कि ऐसा लग नहीं रहा कि मैं फर्स्ट टाइम उनसे मतलब कन्वर्सेशन चल रहा है, मेरा लाइव कन्वर्सेशन चल रहा है, बहुत फैमिलियर सब कुछ रहा मतलब ये। तो थैंक यू आप सबको। नेक्स्ट संडे मिलते हैं सर। ओके, थैंक यू। इसी टाइम। थैंक यू।